हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर 2 में, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली है क्या? बेसिकली ये आपकी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस बोले तो जैसे कि आप कहीं पर कोई काम करने जा रहे हो, तो जैसे मम्मी पापा आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बेटा ये काम करना और ये काम नहीं करना, तो बेसिकली यही है आपकी गाइडलाइंस। आप इसको ऐसे समझो कि आज मैं कहीं फॉरेन कंट्री घूमने जा रहा हूं। आज मैं कहीं अपनी फॉरेन कंट्री घूमने जा रहा हूं, और फॉरेन कंट्री घूमने जा रहा हूं तो किसी दोस्त से मैं पूछता हूं, किसी रिलेटिव से मैं पूछता हूं जो पहले वहां पर घूम कर आया है। क्या पूछता हूं? भाई वहां क्या करना है, क्या क्या चीजें घूमने की हैं। उसके बाद आप ये पता करते हो कि वहां पर क्या चीज नहीं करनी चाहिए, साथ में क्या चीज कैरी करनी चाहिए। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी आपको गाइडलाइंस देती है। जैसे आप फॉरेन कंट्री घूमने गए थे, आपने दोस्त से पूछा, तो वो जो काम बताएगा, यानी कि व्हाट टू डू, उसे क्या करना है, और व्हाट नॉट टू डू, हाँ उस कंट्री में जाकर क्या नहीं करना। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या काम करेंगी? एक आइडिया आपको देने वाली है कि आपको किस सिचुएशन में क्या काम करना है। सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी मैनेजर्स को आइडिया प्रोवाइड करता है। सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी मैनेजर्स को आइडिया प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस जो आपको बताएंगी फ्यूचर में आपको किस तरीके से काम करना है, एक बंदे की जिम्मेदारी क्या होती है। आज सपोज मुझे कहीं पर नौकरी मिल गई और मैं किसी जॉब को करने पहुंच गया एज ए मैनेजर, तो एक मैनेजर को क्या क्या करना चाहिए आपको तो पता ही नहीं, आप तो ब्लैंक हो जाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। तो हम इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके कंसेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल और उनकी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने बनाए थे, उनको भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट और सिग्निफिकेंस। तो देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस। ब्रॉड का मतलब बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है, बहुत सारे एरिया को कवर कर लेती हैं। और जर्नल गाइडलाइंस का मतलब है कि आपको एक आइडिया दे दिया कि किस सिचुएशन में कैसे काम करना है। अब वो आपकी इच्छा है, आप उसे फॉलो करना चाहते हो या नहीं। मम्मी पापा मुझे एक्टिवा देने से पहले कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि बेटा धीरे चलाना, बेटा ट्रैफिक में संभल कर चलाना, बहुत फास्ट मत चलाना। ये सब चीज़ें आपकी गाइडलाइंस हैं। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा इधर उधर होते हैं और मैं जो है वो रेस देता हूं और फट से उसको भगाता हूं। तो गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि उन्होंने आपको समझा दिया किस सिचुएशन में क्या काम करना है। इवन उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि इससे करने से क्या होगा। उन्होंने मुझे बता दिया कि अगर मैं स्पीड में एक्टिवा चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट होगा, अगर मैं स्पीड में एक्टिवा चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट होगा। ये उन्होंने मुझे बता दिया, लेकिन फिर भी अब मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मैं कैसे उसको अप्लाई करता हूं। तो इसलिए जर्नल गाइडलाइंस का मतलब है कि ये आपको समझा देते हैं किस सिचुएशन में क्या काम करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, क्यों अप्लाई करना है या ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना, ये सब आपके ऊपर है। तो दीज आर द जर्नल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होता है। एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। और कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल्स जो है एक मैनेजर के काम करने के तरीके को, उसके बिहेव को भी चेंज करते हैं। हो गया क्लियर? इसके बाद आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं क्या वो बिल्कुल सेम है साइंस के जैसे? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में रिजल्ट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ह्यूमन से डील करते हैं। ह्यूमन का किस सिचुएशन में कैसा रिएक्शन हो, ह्यूमंस को खुद नहीं पता होता। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड। तो वो कहता है कि भैया ये फिक्स्ड नहीं है जैसे साइंस के प्रिंसिपल फिक्स्ड है। एज दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं। आर अप्लाइड क्रिएटिविटी एज द
प्रिवेलिंग सिचुएशन। तो ये हर सिचुएशन में एक जैसे अप्लाई नहीं होते, इसे हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्योर साइंस में ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर वाटर का फॉर्मूला H2O है, H2O ही रहेगा, हर जगह पर सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ह्यूमन बिहेवियर फ्लेक्सिबल है, टेक्नोलॉजी भी, और विच अफेक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। Hence, all the principal have to keep pace with the changing environment। तो 10 साल पहले भी साइंस का प्रिंसिपल वाटर का यही था, आज भी यही है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल टाइम टू टाइम मॉडर्नाइजेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, अपडेशन के साथ चेंज होते रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, मैनेजमेंट टेक्निक्स आर द प्रोड्यूसर और द मेथड्स, प्रोसीजर्स और द मेथड्स विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप टू अकम्प्लिश अ गोल। तो भाई टेक्निक का मतलब है किसी काम करने का तरीका, और टेक्निक जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप होता है, सीक्वेंस होता है। भाई मैंने आज कहा कि मुझे ये पेन बनाना है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रोडक्शन में इसका साइज डिपेंड, हर चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाकर ये पेन मैन्युफैक्चर होगा। तो बेसिकली इसी तरीके से वो टेक्निक की बात कर रहा है। तो टेक्निक बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेप है किसी भी काम को करने के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ये आपको गाइड कर सकती है, ये आपको कोई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं दे सकती टू टेक डिसीजन और एक्शन व्हाइल यूजिंग द टेक्निक। तो किसी काम को करने के लिए क्या क्या चीजें सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको आपकी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताते हैं। ओके, प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज। वैल्यूज को आप यहां पर सोशल वैल्यूज भी लिख सकते हो और मॉरल वैल्यूज भी लिख सकते हो। तो देखो, वैल्यूज का मतलब कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ हो सकती हैं, गाइडलाइन कुछ भी हो सकती है। तो वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल एंड हैव मॉरल कॉनोटेशंस, वेयर एज प्रिंसिपल आर बेसिक ट्रूथ और जनरल गाइडलाइंस ऑफ बिहेवियर। तो बेसिकली सोसाइटी के हिसाब से जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें बुरी है, वो तो वैल्यूज़ में आ जाएंगी, और किसी काम को करने के लिए जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका किस में आएगा, वो आपका आएगा इसके अंदर प्रिंसिपल्स में। इसको आप ऐसे समझो कि आपको मम्मी पापा ने एक्टिवा देते हुए कहा कि भाई आपको ये तेज नहीं चलानी है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, दीज आर द गाइडलाइंस। हो गया ओके। लेकिन छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं रोड के ऊपर, आप एक्टिवा तेज चलाओगे, उनको भी चोट लग सकती है, तो सोसाइटी के लिए ये हार्मफुल हो सकता है, ये आपकी वैल्यूज हो सकती हैं। क्लियर है मेरी बात? तो बेसिकली जहां पर भी हम गुड और बैड इफेक्ट की बातें कर लेते हैं तो वो वैल्यूज में डाल देते हैं, और कहीं पर भी हम जब बात करते हैं कि आपको प्रिंसिपल्स किस तरीके से अप्लाई करने चाहिए, गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, तब हम उसको इंक्लूड करते हैं प्रिंसिपल्स में। वैल्यूज आर फॉर्म थ्रू कॉमन प्रैक्टिसेस व्हाइल प्रिंसिपल आर फॉर्म थ्रू रिसर्च इन द सिचुएशन। अब मम्मी पापा को कैसे पता है कि एक्टिवा फास्ट चलाने से एक्सीडेंट ही होता है? या तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है, या उनका बचपन में एक्सीडेंट हुआ है, तो इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को रिसर्च किया है, उसे अप्लाई करके देखा है, तब जाकर वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुझे ये चीज़ करने से ऐसा रिजल्ट आएगा। वैल्यूज़ आर एथिकल इन नेचर, ये एथिक्स को प्रमोट करती है, ये गुड और बैड बिहेवियर को प्रमोट करती है, मतलब ये आपके बिहेवियर को कोशिश करती है अच्छा बना रहे सोसाइटी के वैल्यू के हिसाब से। वेयर एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल इन नेचर, ये थोड़ा सा टेक्निकल्स होते हैं, ये आपको व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इस तरीके की चीज़ें बताते हैं, ये काम करने की सीरीज और पैटर्न को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर से वही प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़, मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल्स की बातें करेगा आप। फेम वही बेसिक ट्रूथ है, वाई वैल्यूज़ आर जनरल रूल्स फॉर इंडिविजुअल कॉमन कंडक्ट, किसी बंदे को काम करने के लिए किस तरीके से फॉलो करना है, चीज़ों को क्या करना है, वो आपका वैल्यूज़ में आ जाएगा, और जो बेसिक ट्रूथ है, बेसिक गाइडलाइंस हैं, वो आपकी इसमें आ जाएंगी। डिवीज़न ऑफ लेबर ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, ये स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ऑन द अदर हैंड, नॉट मेकिंग द सीक्रेट्स ऑफ कंपनी पब्लिक, ये आपके रिफ्लेक्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजर, ये वैल्यूज है। तो प्रिंसिपल्स बेसिकली आपको एक इंप्रूव करने के लिए कोशिश की जाती है, और वैल्यू बेसिकली आपके बिहेवियर को गाइड करता है, किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स होता है गाइडलाइंस, और फंक्शन एक मैनेजर को क्या क्या काम करने होते हैं। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली वही प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ऑन द अदर हैंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर कैन टू टेक डिसीजंस व्हाइल परफॉर्मिंग दीज फंक्शन। इन फंक्शंस को करते हुए आपको क्या क्या तरीका फॉलो करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, वो प्रिंसिपल्स है, और फंक्शंस तो आपके है ही पांचों।
To practice management, a manager needs functions of management, and to perform functions, he needs principles of management. तो बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समटाइम्स केस स्टडी में आपको देखने को मिल जाता है। हो गया क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आ जाते हैं फीचर्स। ये मैं इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको केस स्टडीज़ में पूछ लेता है कि भाई प्रिंसिपल्स के जो या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या उसके फीचर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब है ये प्रिंसिपल हर जगह पर अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बिजनेस में तो अप्लाई हो ही रहे हैं। भाई मैनेजमेंट की किताब में, बिजनेस स्टडीज की किताब में पढ़ रहा हूं, बिजनेस में तो ये अप्लाई हो रहे हैं, ये जर्नल सिचुएशन में कैसे अप्लाई होंगे ये पता करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हूं मैं, मी, ये है मम्मी और ये है पापा। ओके, मम्मी ने भी मुझे कोई काम करने का ऑर्डर दे दिया, पापा ने भी मुझे कोई काम करने का ऑर्डर दे दिया और कहा जी 30 मिनट के अंदर मुझे ये काम चाहिए। मम्मी ने भी काम, वही मेहमान आने वाले हैं, मुझे 30 मिनट में ये काम करके दे। अब दोनों ने ही अर्जेंट काम बताए हैं, दोनों को ही वो काम 30 मिनट में चाहिए, एक शहर के इधर कोने में, एक शहर के दूसरे कोने में। फंस गया तो कौन? फंस गया तो मैं। क्यों? अगर मैं मम्मी का काम नहीं करूंगा तो खाना नहीं मिलेगा, और अगर मैं पापा का काम नहीं करूंगा तो पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तो इससे मेरे माइंड में क्या होगी? कंफ्यूजन। और यही मेरी एफिशिएंसी को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो देखो बिजनेस में तो अप्लाई हो ही रहे हैं ये प्रिंसिपल, लेकिन ये आम लाइफ में भी अप्लाई होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक वर्कर को 2 मैनेजर ने काम दे दिया तो वो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि किसका काम करूं। इसलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अब चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या ट्रेडिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, हर जगह पर ये अप्लाई होगा। यूनिवर्सलिटी का मतलब है इट रेफर्स टू द ट्रूथ विच इज इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल स्पीयर्स, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। क्लियर? उसके बाद जर्नल गाइडलाइंस। जर्नल गाइडलाइंस का मतलब क्या हुआ? अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये गाइड टू एक्शन एंड डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। ये आपको ये तो बता देगा कि सिचुएशन में क्या काम करना चाहिए या क्या काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। मम्मी ने आपको कहा एक्टिवा स्लो चलानी चाहिए, ये आपको बता दिया गया, लेकिन अब चलानी कैसे है ये आपको देखना है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जर्नल गाइडलाइंस टू एक्शन डू नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैनेजरियल problem. The main reason of this is that the business situation is very complex and dynamic and as a result of multiple factors. तो ये कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और इसी के कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो इसलिए क्या पता मैं वो प्रिंसिपल अप्लाई करूं, सक्सेसफुल हो जाए, और वही मेरा दोस्त प्रिंसिपल अप्लाई करे, वो सक्सेसफुल ना हो। तो ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रही, ये आपको सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रही है? गाइड टू एक्शन प्रोवाइड कर रही है। किस सिचुएशन में आपको कैसा काम करना चाहिए, सिर्फ इसने ये प्रोवाइड किया, इसके अलावा इसने कोई चीज प्रोवाइड नहीं की। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये प्रिंसिपल जो है ना अचानक से जमीन से बाहर नहीं आ गए, इनके ऊपर हमने ढेर सारी रिसर्च करी है, इनके ऊपर हमने ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करा है। एग्जाम्पल मैंने जो आपको वो एक्टिवा वाला दिया है, कहीं ना कहीं मेरी मम्मी पापा ने मेरे किसी भाई को चोट लगते देखी है, या फिर अपने टाइम पर अपने आप को, अपने दोस्तों को चोट लगते देखी है, तो उन्होंने प्रैक्टिस करी है कि एक्टिवा तेज चला रहे थे वो लोग और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उन्हें पता लगा है कि भाई या तो ये चीज करने से ये चीज होती है, प्रैक्टिस, या फिर उन्होंने रिसर्च करके देखी भाई स्लो चला रहे थे एक्टिवा तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम थे, लेकिन बहुत फास्ट चला रहे थे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा थे। तो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट। द प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब रातों रात पैदा नहीं होंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। तो कई सारे मैनेजर्स ने मिलकर, कई सारे एक्सपेरिमेंट करके, कई सारी प्रैक्टिस करके इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है। एक्सपीरियंस तो लिखता है इट इज ए मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट इज इंडिस्पेंसिबल फ्रॉम अकम्प्लिशिंग ए एक्टिविटी।
किसी भी काम को आप बार बार करते रहोगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, इसके अंदर कोई लॉजिक ही नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर भी वो एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। तो आपके जो कई काम करते जा रहे हो 2-3 साल से आपने कर लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या करने से सक्सेस मिलेगी और क्या करने से सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन में फर्क है। एक्सपेरिमेंटेशन में इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए फटीग ऑफ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, एन एक्सपेरिमेंट में बी कंडक्टेड टू सी इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल कंडीशन टू चेक द स्ट्रेस। अब आप इसको ऐसे समझो, एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली रिसर्च वर्क है। रिसर्च वर्क का मतलब क्या है? एग्जांपल, एक वर्कर मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, मैंने पंखे वंखे बंद कर दिए, उसे गर्मी लगेगी, तो क्या वो काम कर पा रहा है उस कंडीशन में? डन, पहला तरीका। दूसरा, मैंने उसको एसी वगैरह दिए, मैंने उसे बहुत अच्छी हवा वगैरह प्रोवाइड करी, क्या वो अब बेटर काम कर पा रहा है? नहीं। तो मेरे पास दो अलग अलग सिचुएशन होगी। अब मुझे ये पता लग जाएगा कि कौन सी सिचुएशन उसके एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रही है, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं चीजों के साथ। तो ये हमने फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन किया है। फ्लेक्सिबल है, अभी अभी हमने कहा कि ये एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो सकता है, इसीलिए ये प्योर साइंस नहीं है। तो लिखता था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट स्टैटिक। आपने वहां पर रिजिड वर्ड यूज किया था, तो आप यहां पर भी रिजिड वर्ड यूज कर सकते हो। वी हैव द फॉलोइंग, एब्सोल्युटली they are flexible, the manager have discretion to modify them as per demand of a given situation। सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप चाहो तो इन्हें चेंज कर सकते हो, जितने चाहो उसमें चेंजेस देख सकते हो, आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एग्जाम्पल 1, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स इसलिए डिटेल में नहीं दे रहा क्योंकि ये प्रिंसिपल्स आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। ये प्रिंसिपल्स जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, कब? जब हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल पढ़ेंगे या टेलर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं अभी आपको ये एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। अभी फ्लेक्सिबल समझने का मतलब क्या है कि आप उसे तोड़ मरोड़ सकते हो, सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकते हो और अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो। मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब होता है मैनेजर्स के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, मैनेजर के बिहेवियर को चेंज करने का काम करता है, पीपल्स के बिहेवियर को चेंज करने का काम करता है, जो आपके कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनके माइंडसेट को चेंज करता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, हैंस दे आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। They also establish a relation between human and material resource in accomplishing the organizational resource। ये तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, ये लोगों की माइंडसेट को चेंज करता है ताकि वो मिलजुल कर काम करें। वो रिसोर्सेज और आपके मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब है ह्यूमंस और मशीन्स मिलकर काम करेंगे, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बहुत ही बढ़िया तरीके से अचीव होंगे। यही चीज वो यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट को लिखो, क्या काम करूंगा और उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या काम करूंगा और उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है मैं एक्टिवा तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट होगा, ये आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यानी मैं क्या काम कर रहा हूं और क्या रिजल्ट आ रहा है। H2O, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलाऊंगा, वाटर बनेगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दिस स्पेसिफाई द अल्टीमेट आउटकम। ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आपने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया तो आउटकम क्या होगा। मम्मी और पापा दोनों मिलकर काम दे रहे थे तो मेरी एफिशिएंसी कम होगी, ये आउटकम है। और मम्मी अगर अलग काम देती, पापा अलग काम देते और दोनों के टाइम लिमिट अलग अलग होती तो मैं काम इजीली कर पाता, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती। तो आउटकम क्या होगा? विल बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, वर्क इज डन इन अ पर्टिकुलर मैनर। अगर मैंने इस तरीके से इस काम को किया तो आउटकम क्या होगा, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। कंटिंजेंट, जैसे वो कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक है। मैंने अप्लाई किया, प्रिंसिपल सक्सेसफुल हो गया, मेरे दोस्त ने अप्लाई किया प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल अप्लाई किया लेकिन सक्सेस नहीं मिली। The principle of management are not independent, they are affected by prevailing situation, therefore the decisions to implement them is contingent, depend upon the prevailing situation at a particular point of time। तो यहाँ पर सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, आपका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, सक्सेस भी हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो बच्चों
तो मुझे कमेंट कर देना। अब मैं आपको शॉर्ट्स में भी आपके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ओके मेरे बच्चों, इसके बाद आपके पास आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सीधी भाषा में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस की बातें वो यहां पर करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहला काम प्रोवाइडिंग मैनेजर यूजफुल इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है आइडिया, इनसाइट का मतलब होता है आइडिया। मैंने आपको कहा ना कि अगर मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री में, तो अपने दोस्त से पूछ कर जाता हूँ, तो वहाँ से क्या मिल जाता है, मुझे एक आइडिया मिल जाता है क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। ऐसी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको सॉल्यूशन तो देते नहीं, लेकिन वो आपको आइडिया दे देते हैं कि एक मैनेजर अगर कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उसको क्या करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। The principle of management make manager aware about the manner in which he should act into the real world situation, so that he does not retreat the past mistake and conserve time by solving recurring problems quickly। तो बेसिकली आपको एक गाइडलाइंस दे दी, आपको बता दिया कि जो गलतियां बाकी लोगों ने करी थी वो आप ना करो, और आप कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करो कि फटाफट आप आगे निकल सको। इन दिस वे मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन प्रयोग करो। जब भी ऑप्टिमम वर्ड हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप कहीं ना कहीं लिखोगे कॉस्ट कम। कॉस्ट कम करेंगे कैसे, वेस्टेज कम करके, और जब वेस्टेज कम करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। Principle of manager equip the manager to put limited resources to the optimum use. Principle of management make possible effective administration through impersonalization of managerial conduct. तो लिखता है free from personal prejudice biases while taking decision। हो गया ओके। इसके बाद वो कहता है कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपको भेदभाव नहीं करना है, आपको बिल्कुल बिना भेदभाव के डिसीजन लेने हैं, आपको अपनी कंपनी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। रिसोर्स का एक बूंद भी, एक यूनिट भी वेस्ट होनी नहीं चाहिए। बाय ऑप्टिमम यूज वी मीन्स दैट रिसोर्सेज शुड बी पुट इन सच ए मैनर दैट दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे, खर्चा कम से कम आए, वेस्टेज कम से कम आए, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। यही यहाँ पर लॉजिक है। अब वो कहता है कि इंपॉर्टेंस क्या है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब क्या हुआ? साइंटिफिक डिसीजन का मतलब हुआ कि आप जैसे भी ये जो प्रिंसिपल्स वगैरह अप्लाई कर रहे हो, ये ना इलॉजिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल इन नेचर है। तो लिखता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक और बैलेंस्ड डिसीजन। तो कहीं ना कहीं आपके मैनेजर जो है अगर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे तो वो साइंटिफिक डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से डेवलप करे हैं, ये ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए। दे हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, इनको थॉटफुल डिसीजंस कहते हैं। एम्फसाइज लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ, ये हमेशा लॉजिक पर डिपेंड करते हैं, ये आंख बंद करके तुक्का मारने पर बिलीव नहीं करते। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, इसको हम डायनामिक नेचर भी कह सकते हैं। बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आपको भी साथ बदलना पड़ेगा, और बदलना पड़ेगा तो क्या होगा? बदलना पड़ेगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको हेल्प करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में। तो लिखता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एज दे आर फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें हम एनवायरनमेंट के साथ चेंज कर सकते हैं, और जब चेंज कर सकते हैं तो ये आपके डायनामिक एनवायरनमेंट नीड्स को मैच करते हैं। हो गया क्लियर? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर हम हमेशा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ह्यूमन के साथ रिलेट करते हैं। क्यों करते हैं ह्यूमंस के साथ रिलेट? अप्लाई किसके ऊपर करने हैं ये प्रिंसिपल? ह्यूमंस के ऊपर। तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर to fulfill social responsibility. Social responsibility are result of increased awareness of the public. In modern times, interpretation of principle also assume newer and contemporary meaning in changing its time. तो newer meaning of existence principles of मैनेजमेंट,
तो वो यहाँ पर सिंपल चीज़ें लिखता है कि अगर आपके पास नई नई चीज़ें चेंज होती जाएंगी तो मैनेजमेंट के पुराने तरीके अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूमंस को भी आपको अपडेट करना है, आपको चेंजेस भी नए नए लेकर आने हैं, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। Once we are talk equity today, it does not apply wages alone, rather it includes value to the customer, care of the environment and dealing with the business associate। तो इक्विटी का मतलब सबको बराबर का मौका देना नहीं है, सिचुएशन स्पेसिफिक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स को ज़्यादा भी मौका देना पड़ेगा, इसमें कस्टमर सबसे आगे है, तो इसलिए क्लियर हो गया यहाँ पर। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट को मैं चाहूँ तो लोगों को पढ़ाकर ट्रेन भी कर सकता हूँ, उन्हें थियोरिटिकल अप्रोच भी पढ़ा सकता हूँ, और चाहूँ तो इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकता हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च। चाहूँ तो किसी को ट्रेन भी कर सकता हूँ, यानी मैनेजर्स को ट्रेन कर सकता हूँ, मैनेजमेंट को जानकारी एजुकेशन भी दे सकता हूँ, और चाहूँ तो इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को रिसर्च और अप्लाई करके एफिशिएंसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, इसको भी मैं चेक कर सकता हूँ। Training means the understand management principle, train manager to develop some management test such as aptitude टेस्ट। तो मैं लोगों के एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसकी नॉलेज को, उनके आईक्यू को टेस्ट करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। एजुकेशन बेसिकली ग्राउंड वर्क है, थियोरेटिकल नॉलेज के वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब आप ये जो किताब पढ़ रहे हो बेसिकली आपको एजुकेट कर रही है, तो लिखता है वो ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट। कई बार आ जाता है, डू यू थिंक मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन? येस, इट इज़ ए डिसिप्लिन। मैं इसको पढ़ा भी सकता हूँ, मैं लोगों को ट्रेन भी कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकता हूं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूं, ताकि मैं नई नई चीजें, नई नई टेक्निक्स को डेवलप कर सकूं। हो गया क्लियर यहां तक? इसके बाद आप केस स्टडी सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आपके पास बहुत ही ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं। 2.2 के अंदर आपकी बुक के अंदर दे रखा है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट वो है जो कि FW टेलर ने आपको प्रोवाइड करी थी, ठीक है। एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेलर ने प्रोवाइड करी थी। उसके बाद दूसरा है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने प्रोवाइड करी थी। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने 2.3 क्यों खोला हुआ है जबकि 2.2 पेंडिंग है। तो सबसे पहले हम हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े से जर्नल प्रिंसिपल है, ये आपको समझ में जल्दी आते हैं। तो उसके बाद दूसरे प्रिंसिपल साइंटिफिक वाले समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मैं पहले आपको 2.3 कराने वाला हूं और उसके बाद हम आपका 2.2 करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल का लाइफ टाइम थोड़ा बहुत मुझे याद होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है या इनकी डेट ऑफ डेथ क्या है, तो कभी कभी ये आ जाते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस। तो इसीलिए लाइफ टाइम ये 1841 से 1925 तक रहे। ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। इन्होंने एजुकेशन करी थी माइनिंग एकेडमी एट स्टेंट एंटाइन एंड इन 1880। पोजीशन की बात करें तो ये फाउंडेड द माइनिंग कंपनी कैंपेन डी कमेंट्री एंड द बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888 एंड टिल 1918 तक ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहे। तो बेसिकली थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बेसिकली इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने आपको 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड करे विच आर रेफर्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, हैंस दे हैव टॉप डाउन अप्रोच कंसर्निंग द टॉप मैनेजमेंट एंड अनदर मैनेजमेंट कंडक्ट्स। सीधी भाषा के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया कि आपको मैनेजर्स के वो कैसे काम करना चाहिए, मैनेजर को कैसे बिहेव करना चाहिए, मैनेजर को कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, मैनेजर्स को अपने वर्कर्स को कैसे गाइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब था कि ये जो अप्रोच है ये टॉप लेवल से शुरू होती है, फिर मिडल, फिर लोअर और फिर ये प्लेटफॉर्म एरिया तक जाती है, इसीलिए टॉप डाउन अप्रोच इसने कहा गया। तो इसके बाद आपके सबसे पहले इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स। ही मेक इट क्लियर दैट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ एंड एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट।
तो हेनरी फ्योल ने बिल्कुल क्लियर कट आपको समझाया कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, क्या काम करने से क्या चीज़ होगी, ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेन किया। लेकिन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट points toward functions while presenting the principle of management, Fayol has kept two things in the mind। तो एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं भी भाई मैनेजमेंट में क्या क्या आता है तो उनको फंक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हुए उन्होंने दो मेन बातें अपनी माइंड में रखी। फर्स्टली, द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल शुड नॉट बी लॉन्ग एंड देयरफॉर बी सजेस्टिव दैट ओनली प्रिंसिपल शुड बी एक्सप्लेन्ड विच बिकम एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े प्रिंसिपल्स नहीं दिए, छोटे दिए, सजेस्टिव दिए, उनका नाम ही आपको आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट कर देगा। सेकेंडली, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, वो सिचुएशन के हिसाब से ढल जाने चाहिए, नॉट रिजिड, वो फिक्स्ड नहीं होने चाहिए, सो दैट चेंजेस कैन बी मेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अगर कोई बंदा चाहे तो उनको चेंज कर सके टाइम टू टाइम, और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को हम जर्नल गाइडलाइंस वाले भी कह सकते थे कि आपकी इच्छा है, आप इसे फॉलो करना चाहो या नहीं करना चाहो, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होगा, नाम से ही पता लग रहा है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। तो वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्सों में, स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो। अब जब आप काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दोगे तो हर एक काम के लिए एक बंदा अपॉइंट कर दो। ईच पर्सन इज गिवन सम स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क। तो लिखता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एज फार एज पॉसिबल द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, each individual should be assigned only one part of work according to his ability, his taste repeatedly। तो बार बार उसके नेचर के हिसाब से, उसके काम करने के मन के हिसाब से ही उसे काम प्रोवाइड करना चाहिए, और बार बार उसको सेम काम ही प्रोवाइड करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो काम बार बार करेगा, रिपीटेडली करेगा, वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो दैट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में अचीव। तो आपको जैसे सपोज एक बंदा है, उसे सामान खरीदना अच्छा लगता है तो उसे परचेज डिपार्टमेंट में डाल देना चाहिए, वो बार बार परचेजेस करता रहेगा, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। कोई बंदा है जिसकी सेल्समैन स्किल्स अच्छी है, उसे सामान बेचना पसंद है, उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देना चाहिए। तो काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो और उसके बाद एक बंदे को एक काम असाइन कर दो। असाइन करने के बाद वो बार बार उस काम को करेगा, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा, वेस्टेज कम करेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यही इसके लॉजिक है। अगर मैं पॉजिटिव इफेक्ट की बात करूं, फायदे क्या क्या देखने को मिलेंगे, स्पेशलाइजेशन आपको मिलने वाली है, एफिशिएंसी वर्कर की बढ़ने वाली है, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, ये सब फायदे। वॉलेटिंग इफेक्ट का मतलब है कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा। भाई एक बंदा बार बार एक ही काम करता रहेगा तो वो उससे बोर हो जाएगा, बोर्डम होने के कारण भी आपकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। उसके बाद दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट अवेलेबल। क्योंकि भाई आप बार बार एक ही काम कर रहे हो, आप कई सारे काम कर सकते थे लेकिन आपको फिर से एक काम, फिर से एक काम, फिर से एक काम पड़ा देते रहते हैं, तो आप इससे ज़्यादा अच्छे ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स की जानकारी नहीं हो पाएगी। हो गया क्लियर? फ्योल का ओपिनियन क्या कहता है, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर सेम एफर्ट। स्पेशलाइजेशन इज मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट। किसी भी बंदे को किसी काम में एक्सपर्ट कर दो और उसके बाद उससे काम कराने का सबसे बेस्ट तरीका ही यही है। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ वर्क, टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल। तो प्रिंसिपल ये वाला कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, हर जगह पर अप्लाई हो सकता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई हो सकता है। हो गया क्लियर? इसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आ जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब आपको याद रखना है पावर टू टेक डिसीजन। यहाँ पर आपको पावर लेनी है, डिसीजन लेने की जो पावर है उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हिंदी भाषा में जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन वर्ड यूज़ करते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि आपको मैंने एक जिम्मेदारी दी है, उसे काम पूरा करने के लिए उसको पावर दी है। इसको आप बहुत ही इजी एग्जांपल से समझ सकते हो। इसको आप ऐसे समझो, मम्मी ने मुझे आलू लेने भेजा मार्केट में।
आलू लेने भेजा मार्केट में, लेकिन साथ में कह दिया कि 30 रुपए किलो आलू हैं, 30 रुपए मिले तो लाइयो, अदरवाइज मत लाइयो। तो उन्होंने ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन उन्होंने मुझे क्या चीज नहीं दी? उन्होंने मुझे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी, उन्होंने मुझे अथॉरिटी नहीं दी। डन। अब अगर सपोज करो मार्केट में आलू 40 रुपए किलो थे और अगर मैं खाली हाथ घर पर आ गया, तो क्या मम्मी मुझे डांट सकती है? नहीं डांट सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने, सिंपल लॉजिक है, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी तो दी लेकिन साथ में डिसीजन मेकिंग पावर मेरे से छीन ली, और जब पावर छीन ली तो मैं काम नहीं कर पाया परफॉर्म, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आती क्या कहूंगा, मम्मी आपने मुझे कहा था कि 30 रुपए किलो आलू मिले तो लाइयो, अदरवाइज मत लाइयो, इसलिए मैं नहीं लाया। तो आपने मुझे पावर टू टेक डिसीजन नहीं दी थी, अथॉरिटी नहीं दी थी। ऐसे ही अगर मम्मी मुझे ये कहकर भेजती, सोचो कि भाई 30 रुपए किलो आलू चल रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट में महंगे सस्ते हो तो उसके हिसाब से ले जरूर आइयो। इसका मतलब उन्होंने मुझे जिम्मेदारी भी दी है और पावर टू टेक डिसीजन भी दी है। अब मैं खाली हाथ घर पर आलू लिए बिना नहीं आया तो क्या होगा? अब मुझे गालियां पड़ेंगी। तो बेसिकली आपको यही चीज समझनी है कि सिर्फ काम देने से, जिम्मेदारी देने से बात नहीं बनेगी, पावर टू टेक डिसीजंस भी आपको देने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। It means that when a particular individual is given particular work, he is made responsible for the work. This is possible only when he gives sufficient authority to discharge his responsibility. अगर किसी बंदे को आपने काम दिया है तो आपको उतनी पावर भी देनी पड़ेगी अगर आप उसे रिस्पॉन्सिबल उस काम के लिए बनाना चाहते हो। तो अगर आपने उसको पावर नहीं दी तो वो भी डिसीजंस नहीं ले पाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो सिंपल है, हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। एक बंदा टारगेट को अचीव कर पाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद डिसीजंस लोगे तो मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा। वॉलेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी बंदे को ज़रूरत से ज़्यादा पावर दे दी तो वो पावर का मिसयूज़ कर सकता है, ज़रूरत से कम पावर दी तो अब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं कर पाएगा। रॉन्ग यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ मोर अथॉरिटी इज़ गिवन, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग टारगेट, अगर आपने उसे कम अथॉरिटी दी है, आप यहाँ पर जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते। इन केस ऑफ डिज़ायर्ड रिजल्ट नॉट ऑब्टेन, पावर भी दे दी, जिम्मेदारी भी दे दी, लेकिन जवाबदेही कि भाई आपने ये अचीव क्यों नहीं किया, ये आप यहाँ पर नहीं दे सकते। डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है एम्प्लॉयज़ का अगर उन्हें कम वगैरह पावर दी गई तो। इसकी एक बेस्ट केस स्टडी मुझे जो लगता है वो ये थी कि मैंने एक मैनेजर है सेल्स डिपार्टमेंट में, उन्होंने अपने सेल्समैन को ये कहकर भेज दिया कि 200 रुपये शर्ट आपको बेचनी है, 1 रुपया भी आपको कम करके नहीं बेचना। ओके। इसके बाद एक बंदा है 190 रुपीज़ के अंदर, वो उससे 1000 शर्ट्स मांग रहा है और सेल्समैन से एक बंदे ने 190 रुपये में 1000 शर्ट्स मांग ली और सेल्समैन ने मना कर दिया, भाई मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं पावर नहीं है डिसीज़न लेने की। तो इसीलिए अगर उस बंदे को खाली भेज दिया और वो डील क्रैक नहीं हुई तो गलती किसकी है? गलती है मैनेजर की, क्योंकि मैनेजर ने सेल्समैन को उतनी पावर दी ही नहीं कि वो डिसीज़न ले सके। क्लियर मेरी बात? तो ये इस तरीके की केस स्टडी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आपको हमेशा क्या रखना होता है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा बैलेंस रखना होता है, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देनी ना तो अथॉरिटी ज़्यादा देनी, दोनों को सेम लेवल पर रखना है। ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट abuse of managerial power. At the same time, manager should have necessary authority to carry out his responsibility. There should be balance between authority and responsibility. डिसिप्लिन को है ना मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ। इसके ऊपर केस स्टडी बहुत ज़्यादा आती है। डिसिप्लिन का एक मतलब तो ये हो गया, जैसे आप स्कूल जाते हो भाई 7:30 या 8 बजे पहुँचना है, तो एक तरह की जो आपने से रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। एक तो ये आता ही आता है। इसमें एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज़ कमिटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में मैं ये कमिटमेंट वर्ड वाला भूल जाता हूँ। कमिटमेंट वर्ड का मतलब क्या है आप वो समझो। कमिटमेंट का मतलब ये है कि आज मालिक ने मुझसे कहा कि भाई दिवाली तक तू 2 महीने ओवर टाइम कर दे। अगर तू 3-3 घंटे ओवर टाइम करेगा
तो मैं तेरे को दिवाली के बाद 50,000 रुपये एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। तो मैंने भी उनकी बात सुनकर 3-3 घंटे ओवर टाइम कर दिया, तो मेरी तरफ से मेरी कमिटमेंट पूरी हो गई। अब मालिक को भी अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते तो वो कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक कर रहे हैं? वो ब्रेक कर रहे हैं डिसिप्लिन। आ गया लॉजिक समझ में? According to this principle, organization rule and employment agreement should be obeyed both by superior and subordinate. दोनों को फॉलो करना है, किसी एक बंदे को फॉलो नहीं करना। सुपीरियर को भी फॉलो करना है, सबऑर्डिनेट को भी फॉलो करना है, विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेबर मैनेजमेंट के रिलेशन अच्छे रहेंगे, झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। वॉलेटिंग क्या है? इससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करते हो, आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते। एक डाउटफुल और सस्पिशियस का आप माहौल बन जाता है। भाई आप उसको ज़्यादा काम देते हो और से मुझे ज़्यादा काम देते हो और उस भाई को कम काम देते हो। तो इससे ना बहुत सारी चीज़ें भी जो हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। अगर मैनेजर लेट आ रहा है, एम्प्लॉयज़ जल्दी आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ के माइंड में भी होएगा कि देखो यार, हमें तो तनख्वाह भी कम मिल रही है और हम काम भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। डिसिप्लिन शुड बी ए गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल। तो डिसिप्लिन रिक्वायर्स कि हर जगह पर होना चाहिए। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स, कोई भी बात छुपी नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए। जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टी, अगर दोनों पार्टीज़ में से सीनियर और जूनियर में से अगर कोई भी अपनी बात से मुकर जाता है, काम पूरा नहीं करता, तो उसको ऊपर क्या क्या पेनल्टीज़ लगेंगी ये उसे पता होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड की अगर हम बातें करें तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट ए टाइम। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक टाइम पर एक ही बंदा एक जूनियर को ऑर्डर दे। तो यही बात मैंने अभी अभी आपको अपनी मम्मी पापा और मेरे वाले एग्जाम्पल से समझाई थी। देन एम्प्लॉय शुड बी ऑर्डर से आंसरेबल टू ओनली दैट सुपीरियर। जिस बंदे ने काम दिया है उसी के लिए आंसरेबल है। अगर एक से ज़्यादा मैनेजर उसको काम देंगे तो माइंड में जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी तो वो काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो राइट अप्रोच क्या है? एक मैनेजर चाहे 10 बंदों को काम दे दे, लेकिन ऑर्डर देने वाला बंदा एक ही होना चाहिए। अगर सपोज ये S1 है, इसे मैनेजर 1 भी ऑर्डर दे रहा है और मैनेजर 2 भी ऑर्डर दे रहा है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कौन से मैनेजर का काम करूं, और इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये अप्रोच राइट है और ये अप्रोच बिल्कुल गलत है हेनरी फ्योल के हिसाब से। तो लिखता है पॉजिटिव इफेक्ट, नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और एनवायरनमेंट भी कोऑर्डिनेटिंग का मतलब कोऑर्डिनेशन का, भाईचारे का बना रहेगा। वॉयलेटिंग का मतलब है अथॉरिटीज अंडरमाइंड, यहाँ पर आपको अथॉरिटी जो है वो पावर जो है वो कम मिलेगी, यहाँ पर ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट मैन राइट थिंग इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। स्टेबिलिटी जो है वो थ्रेटेंड रहेगी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या कि एक टाइम पर बार बार आपसे काम कराए जा रहे हैं, आपको मशीनों की तरह ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर काम करना नहीं चाहोगे। डिसिप्लिन इन जियोपर्डी का मतलब है कि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको मशीन के तरीके से ही काम करना है, मालिक ने जो ऑर्डर दिया बस उसे फॉलो करना है। हो गया। इसके बाद आ जाता है आपके पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वन जो है, एक हेड होना चाहिए एक ग्रुप का और एक प्लान होना चाहिए। एक हेड एक प्लान का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका बंदा है उसके एक ग्रुप जो है वहाँ पर आपके पास इस ग्रुप का एक ही लीडर होना चाहिए, इस लीडर का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि आप एक डायरेक्शन में मूव कर सको, ये लोग इधर उधर ना भागें। यही है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन बॉस, वन हेड, वन प्लान, वन ऑब्जेक्टिव, वन डायरेक्शन, यही सारी चीज़ें इसका बेस है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स, नेमली स्कूटर और कार्स, जिनकी 2 डिवीज़न है। ईच प्रोडक्ट हैज़ इज ओन मार्केट, उसकी अपनी मार्केट है, अपनी समस्याएं हैं। देयरफॉर ईच डिवीज़न मस्ट हैव इट्स ओन हेड। तो हर एक बंदे के ऊपर एक अपना हेड है और वो अपनी मर्जी से ही यहाँ पर काम करेंगे। वो अपने अपने डिवीज़न्स को हेड करेंगे, उन्हें दूसरे की डिवीज़न से कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो स्पेशलाइजेशन मिलेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अपने ऑब्जेक्टिव को हम ईजी अचीव कर पाएंगे, सारे एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे होंगे। वो कहता है कि अब स्पेशलाइजेशन जरूरी नहीं है भाई, मुझे ज़्यादा काम सॉरी
तो वो कहते हैं स्पेशलाइजेशन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। डिक्रीज इन एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी, एक बंदा 2 से ज़्यादा काम भी कर सकता था, आपने एक ही काम पर लगाए रखा। ऑब्जेक्टिव अचीव करने में दिक्कत होगी, हर डिवीज़न वाला बंदा सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करेगा, उसे दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, तो भाईचारे वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, किसके बीच में, 2 डिवीजन्स के बीच में। हो गया क्लियर? इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन मैनेजर एट ए टाइम। एक टाइम पर एक बंदे को एक ही जगह से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दैट मैनेजर अलोन। और उसको जब जवाब देना होगा कि भैया काम हुआ या काम नहीं हुआ, तो वो सिर्फ उसी बंदे को क्या करने वाला है, इन्फॉर्म करने वाला है सारी चीजें। इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब है 2 जगह से उसे ऑर्डर नहीं मिलेंगे, एक टाइम पर एक ही जगह से ऑर्डर मिलेगा। इट अफेक्ट इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये आपकी सिंगल एक ही बंदे की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता। डायरेक्शन की बात करें तो 1 बॉस, 1 मैनेजर, 1 प्लान, 1 हेड। According to this principle, all activities has similar objective should be completed under the supervision of one person। एक जैसी चीज़ों को एक ही जगह पर रख देना चाहिए और उसके बाद एक हेड छोड़ देना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट में सिर्फ परचेज की चीज़ें होना चाहिए और परचेज मैनेजर का एक ही गोल है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना और सस्ते दाम पर। एंड देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। ऐसे में ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। क्यों? परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट में, सामान खरीदने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी डिपार्टमेंट की है, कोई और डिपार्टमेंट सामान नहीं खरीदेगा, तो कहीं पर भी डुप्लीकेशन या डबल वर्क नहीं होगा। इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर ही फर्क डालता है। क्लियर? तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो ये डिफरेंस माइंड में क्लिक होना चाहिए। हो गया क्लियर? इसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन को आप यहां पर समझने के लिए लिखो कंबाइन करना। कंबाइन, कंबाइन का मतलब जोड़ देना। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है वर्कर के अपने इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट भी आप कह सकते हो। जर्नल इंटरेस्ट का मतलब है कंपनी का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। हो गया क्लियर? तो यहां पर आपको दोनों चीजों को कंबाइंड कर देना, यानी वर्कर को अपना फायदा कंपनी का फायदा लगना चाहिए और कंपनी का फायदा वर्कर को अपना फायदा लगना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तभी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। आप इसको बेस्ट तरीके से समझ सकते हो क्रिकेट टीम के एग्जांपल से। सपोज एक बैट्समैन जो है वो अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए से वो 99 पर है और सेंचुरी पूरी करने के लिए वो 10 बॉल वेस्ट कर देता है और इससे टीम हार जाती है। तो बेसिकली उसने क्या देखा, उसने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तो फोकस किया लेकिन टीम के इंटरेस्ट को वो भूल गया। लेकिन अगर वो टीम के इंटरेस्ट को देखता तो क्या होता, तो वो सेंचुरी पूरी करने की जगह वो टीम को जिताने की कोशिश करता और अगर टीम जीतती तो उसका भी फायदा होता। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का मतलब बिल्कुल सिंपल है, दोनों चीज़ों को कंबाइंड कर दो। किन 2 चीज़ों को आपको कंबाइंड करना है? पर्सनल इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट। जब ये दोनों चीज़ें मिलकर काम करेंगे तभी आपके यहाँ पर सबसे बेस्ट काम होगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। According to this principle, interest of the organization should take priority over interest of one individual। तो हमेशा आपको कंपनी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, कंपनी का फायदा आपको अपना फायदा लगना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के एंगल से। एक परचेज मैनेजर था, उसे 100 टन रॉ मटेरियल परचेज करना था, वो उसका बेटा इसका सप्लायर था। तो मार्केट में सपोज करो अब वो रॉ मटेरियल जो है वो 200 रुपये किलो मिल जाता था या 200 रुपये यूनिट मिल जाता था, लेकिन उसने अपने बेटे से वो 300 रुपये में ख़रीदा। 200 में ईजिली मिल जाता था, फिर भी उसने बेटे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 300 रुपये में ख़रीदा। तो इसका मतलब उसके बेटे को तो फ़ायदा हुआ, उसने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फोकस किया, लेकिन उसने अपने कंपनी के इंटरेस्ट को फोकस नहीं किया और इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। 100 रुपये टन के हिसाब से उसे 100 रुपये किलो के हिसाब से उसे नुकसान हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा। तो द मैनेजर विल दिस विल प्रॉफिट द मैनेजर पर्सनली बट द कंपनी विल इंकर हैवी लॉसेज। और ये सिचुएशन अनडिज़ायरेबल है, आप इस तरह की सिचुएशन कभी भी पसंद नहीं करते।
पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो एवरीबडी प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सबका फ़ायदा कंपनी का फ़ायदा है। और सपोज करो अगर कंपनी प्रॉफिट में चलती रहेगी तभी आपकी नौकरी बनी रहेगी, अगर कंपनी ही बंद हो जाएगी तो फिर आपको सैलरी कौन देगा। कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहना चाहिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और आपके ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर जेलसी बढ़ जाती है। जेलसी कैसे बढ़ती है भाई, एक बंदा धोखाधड़ी करके पैसे कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, और दूसरा सोच रहा है यार मैं क्यों अच्छे काम कर करके प्रॉफिट कमाऊँ, जब वो कमा रहा है, वो रिश्वत ले रहा है तो हम भी रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और ये बातें छोटी छोटी करते करते बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के कारण लोग कोऑर्डिनेशन छोड़ देते हैं। हो गया क्लियर। तो मैनेजर की जिम्मेदारी है हमेशा ये कोऑर्डिनेशन बना रहे। रेमुनरेशन का मतलब है फेयर रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी। तो एक एम्प्लॉय को हमेशा जायज़ सैलरी तो देनी ही देनी चाहिए जिससे वो अपने घर के खर्चे पूरे कर सके। The employee should be paid fair remuneration which should give him at least reasonable standard of living। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब यहाँ पर है फूड, क्लोथिंग और शेल्टर से एटलीस्ट उसे कपड़ा, रोटी और मकान तो मिलता ही रहना चाहिए, तभी जाकर वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। तो फेयर रेमुनेशन का मतलब है आप मान के चलो भाई एक बंदे को से 15,000 रुपये की तनख्वाह तो देनी ही चाहिए जिससे वो अपने घर खर्च पूरे कर सके, लेकिन मैं सस्ते के चक्कर में ऐसा नहीं करता। और इससे क्या होगा, जैसे ही उस वर्कर को बेटर वेजेस मिलेगी वो मेरी कंपनी को छोड़कर चला जाएगा। तो आप सपोज एक बंदे की घर की नीड है 15,000 रुपये, कहीं जॉब नहीं मिल रही थी तो उसने मेरे पास 10,000 रुपये में भी जॉब करने के लिए हाँ कर ली, लेकिन जैसे ही उसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मेरी कंपनी को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे 15,000 रुपये की तनख्वाह दे रहा होता और उसका घर का खर्चा सही चल रहा होता तो उसे छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो लिखता है कंजीनियल एटमॉस्फेयर का मतलब है भाईचारे वाला, कन्वीनियंट एटमॉस्फेयर रहेगा, रिलेशनशिप वर्कर मैनेजमेंट के हमेशा बने रहेंगे, वर्कर स्ट्राइक वगैरह पर नहीं जाएंगे तो स्मूथ वर्किंग बनी रहेगी। सबको अगर तनख्वाह बराबर मिलेगी तो एनकरेजमेंट तो है ही नहीं, मोटिवेशन तो है ही नहीं, सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। और एनकरेजमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी, जो बंदा काम कर रहा है उसको भी फ़ायदा उतना ही मिल रहा है और जो काम नहीं कर रहा उसको भी उतनी तनख्वाह मिल रही है। तो आप यहाँ पर ऐसे समझो कि आपको कभी भी उतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। हो गया क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर इन वन हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर इन वन हैंड, यानी सारी की सारी पावर जब मालिक अपने हाथ में रख लेता है, किसी भी वर्कर को कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देता, पावर सारी की सारी सेंटर में होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन आप समझ ही गए होंगे, जब पावर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पावर्स को अपने जूनियर में। तो डी से डिसेंट्रलाइजेशन और डी से डिस्ट्रीब्यूट करना, यही है आपका पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना और डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। ना तो सारी पावर अपने पास रखनी चाहिए, ना तो सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। सारी पावर अपने पास रखूंगा तो सारी टेंशन, सारी बर्डन मेरे सर पर। एक छोटी सी सुई भी खरीदनी होगी किसी वर्कर को, वो भागा भागा मेरे पास आएगा, मेरे से डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं करना। ऐसी सारी की सारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर देना। भाई पावर सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी मतलब आप मालिक हो, मालिक के पास कोई पावर ही नहीं है सपोज किसी बंदे को निकालने की, तो इससे क्या होगा, वर्कर्स आपकी बात नहीं सुनेंगे, और जब वर्कर्स बात नहीं सुनेंगे तो काम भी अच्छा नहीं होगा। यही बात वो यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का मतलब एटलीस्ट उतनी पावर आपके पास होनी चाहिए जिससे लोगों को ये रहे कि मालिक मुझे निकाल भी सकता है, मालिक जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। For example, decision in respect of determining the objective and policies, expansion of business should be remain in the hand of superior. On the other hand, purchase of raw material, granting leave should be delegated to सबऑर्डिनेट। तो मेन जो वर्क है वो अपने पास रख लो, और जो छोटा मोटा वर्क है वो आप किसको प्रोवाइड कर सकते हो, वो आप अपने जूनियर को प्रोवाइड कर सकते हो, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आ जाता है पॉजिटिव और वॉलेटिंग इफेक्ट।
पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर्स। अगर आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपके जो सुपीरियर्स हैं उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, उन्हें सारे डिसीजंस लेने नहीं पड़ेंगे, और जब सारे डिसीजन लेने नहीं पड़ेंगे तो वो बेटर डिसीजन ले पाएंगे, मार्केट में क्विक डिसीजंस हो पाएंगे। जो मैनेजर जिस प्रॉब्लम पर फेस कर रहा है वो उसको डिसीजन ले पाएगा, उसे सोल्व कर पाएगा, तो क्विक डिसीजन मेकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंक्रीज इन एनकरेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यहां पर सबऑर्डिनेट्स को आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है, वो कुछ डिसीजंस ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे कि भाई चलो मालिक जो है उनको भी कुछ पावर देता है, उनकी भी कोई ना कोई मार्केट में वैल्यू है। वॉलेटिंग इफेक्ट की बात करें तो अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड सबऑर्डिनेट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। भाई कुछ लोग कहते हैं कि यार पावर सारी अपने हाथ में रख लोगे तो मेरे ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो सबऑर्डिनेट के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। इम्पेशेंट और रॉन्ग डिसीजंस बाय द सुपीरियर इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, अगर मैं सारी की सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो मेरी लेवल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई बंदा मेरी बात सुनना नहीं चाहेगा। वीक डिसीजंस बाय सबऑर्डिनेट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, अगर मैंने सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो क्या होगा, अगर वो जो सुपीरियर्स हैं वो तो उनके पास पावर ही नहीं है, और जो जूनियर है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो अच्छे से डिसीजन ले पाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। डिक्लाइन इन एंकरेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन कंप्लीट ऑफ आपका कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, अगर आप सारी की सारी पावर अपने पास रख लेते हो तो जो वर्कर्स आपके पास है वो सोचेंगे कि मालिक आपकी बात सुनता ही नहीं, वो आपसे बस मशीन की तरह काम करवाता रहता है, आपकी पर्सनल कोई फीलिंग नहीं है, तो वो भी यहाँ पर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की किस रास्ते पर जाना चाहिए, तो द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस इन विच कंपनी इज वर्किंग। इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। कभी आपने एक शॉप देखी हो, दुकान देखी हो, तो मालिक वहीं गल्ले पर बैठा होता है, वहीं कैश काउंटर पर बैठा होता है, वही सारा काम मेंटेन कर रहा होता है, सारी पावर अपने पास रखता है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हो, कई सारी ब्रांचेस खोल रखी हो, तो डायरेक्टर हर जगह पर तो मौजूद नहीं हो सकता, तो वहां पर तो उसे पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी ही पड़ेगी। ये है इसका लॉजिक। इसके बाद आपके पास आ जाता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। देखो मैं इसका एक डायग्राम समझाता हूं, उससे आपको ये बहुत बेटर समझ में आएगा। ये डायग्राम यहां पर दे भी रखा है। देखो यहां पर क्या लॉजिक है, सपोज अगर एक बंदा है ये एफ, और एफ को ये है, हम मान लेते हैं एक लाइन जो है वो परचेज डिपार्टमेंट की है और ये वाली जो लाइन है वो सेल्स डिपार्टमेंट की है। हो गया ओके। तो अब परचेज वाले बंदे को, एफ वाले बंदे को अगर कोई बात करनी है आपके एम वाले बंदे से, इस वाले बंदे को बात करनी है इस वाले बंदे से, तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा ई को, ई भेजेगा डी को, डी भेजेगा सी को, सी भेजेगा बी को, बी भेजेगा कंपनी के मालिक को, और मालिक डिसाइड करेगा कि आगे वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करवानी है या नहीं करवानी। इसका एक सबसे बढ़िया फायदा तो ये है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां से आई है और कहां जानी है ये पता रहेगा। पहली बात क्लियर। दूसरा, मालिक को सारी बातों का पता रहेगा, किस डिपार्टमेंट में क्या बात चल रही है, हर एक नॉलेज आपको यहां पर रहेगी। तीसरी सबसे बड़ी खास बात, आप यहां पर किसी भी फालतू चीज़ों को, र्यूमर्स को, अफवाहों को कंट्रोल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। हो गया क्लियर। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ये है प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग। क्यों है टाइम कंज्यूमिंग? टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक बंदे से सीधा बात करते, अगर ये एफ जो है वो सीधा सीधा एम से बात कर लेता तो टाइम बच जाता, आपको फालतू चक्कर काट के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी आपने लंबा रास्ता लिया, लंबे चक्कर पर काट कर गए तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, और बाकी लोगों के पास फालतू का बर्डन भी बढ़ेगा। तो देखो यही बात वो यहाँ लिखने की कोशिश करता है। According to this principle, organization should have a chain of authority and communication runs from top to bottom, should be followed by manager and subordinates। इसके आगे एक वर्ड लिख लो, strictly। यहाँ पर जो फ्योल जी हैं वो कहते हैं कि आपको ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है।
यहाँ पर ऑर्डरली फ्लो होना चाहिए, बेटर रिलेशन, क्योंकि एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी है, सीनियर कौन है जूनियर कौन है आपको क्लियर कट पता रहेगा, आपकी प्रॉब्लम का यहाँ पर जो है वो क्विक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर मैं वॉलेटिंग इफेक्ट की बात करूं तो डिसऑर्डरली हर बंदा जो है वो बड़ा तंग हो जाता है बार बार इंफॉर्मेशन ट्रैवल करते हुए, बिटरनेस ऑफ रिलेशन, क्लोज सबऑर्डिनेट को मैं कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ही भेजता हूँ, या जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है वही भेजता हूँ, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्किप कर जाता हूँ। इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टाइम। भाई आपको सपोज करो एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं सेल्स डिपार्टमेंट में आग लग गई, फायर होगी, ठीक है। अब आप लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को अगर फॉलो करते तो क्या होता, आग लगती रहती है, आप एक बंदे को इन्फॉर्म कर रहे हो, वो दूसरे को, वो तीसरे को, ऐसे करते करते बात बाहर हो जाती है, आपकी पहुंच से नुकसान हो जाता है आपको, और कहीं ना कहीं कंपनी को भी बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ता। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में हम इस लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक कंडीशन लगा दी कि सेम लेवल का बंदा सेम लेवल के दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से बात कर सकता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हो तो आप भी दूसरे डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो, आप मैनेजर हो तो आप दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर सकते हो। इसी को हम कहते हैं गैंग प्लैंक। तो अगर इमरजेंसी के सिचुएशन में आपको ये तोड़ना पड़ जाए लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या कर सकते हैं, ई वाला जो बंदा है वो दूसरे डिपार्टमेंट के ओ वाले बंदे को कहेगा, ओ वाला एन को कहेगा और एन वाला एम को कहेगा। तो इस तरीके से आप इस लाइन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। तो देखो लिखता है, इट रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विच मूव फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। फ्यूल the chain must be followed in a strict manner. It means each communication from move top to bottom and vice versa in a straight line. The important condition is here, there is no step should be overlooked during the कम्युनिकेशन। तो अब आपको ये सीडी जैसी दिखाई दे रही है, एक सीडी स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रही है। प्रिंसिपल हेल्प द लैडर और डबल चेन एज शो इन द डायग्राम। For example, an employee E wants to contact with the employee O. According to scalar chain principle, E should have reached to A through DCB and then contact LMN to reach O. हो गया क्लियर? The E should have to take all the 7 steps to business with contact with O. ठीक है, इससे यूटिलिटी क्या होगी, ड्यू टू मोर क्लियर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी सोल्व फास्टर। लेकिन गैंग प्लैंक इमरजेंसी के सिचुएशन में इक्वल रैंक के बंदे, इसको सर्कल कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल रैंक, एक डिपार्टमेंट का सेम रैंक का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के सेम रैंक से बात कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। To avoid the delay in communication, for example as shown in diagram, employee E can have direct contact with employee O, but for doing so E and O shall to have 6 prior permission to immediate bosses D or N. The detail of their talk shall also be given to them. तो आपको परमिशन तो मिल जाएगी तोड़ने की, लेकिन अपनी सारी कम्युनिकेशन डिटेल आपको अपने इमीडिएट सीनियर को देनी पड़ेगी, और तभी जाकर आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हो गया क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो? इसके बाद आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर में 2 ही बातें यहाँ पर ठीक हैं, राइट मैन एट राइट जॉब, सही बंदा सही जगह पर, राइट मैन राइट जॉब पर होना चाहिए, सही बंदा सही जॉब पर होना चाहिए, राइट थिंग एट राइट प्लेस, सही सामान सही जगह पर होना चाहिए, राइट मैन एट राइट जॉब और राइट थिंग एट राइट प्लेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो वो लिखता है, हमारे पास 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, एक मटेरियल ऑर्डर और एक सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर सामान से रिलेटेड बातें करता है, सोशल ऑर्डर ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी से रिलेटेड बातें करता है। मटेरियल ऑर्डर कहता है कि हर एक फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं वो सही जगह पर रखे होने चाहिए, और सोशल ऑर्डर कहता है कि आपकी जो भी ह्यूमन बीइंग्स है वो सही जगह पर होने चाहिए। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन राइट प्लेस। वो कहता है हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए और वो सामान उसी जगह पर रखा होना चाहिए। ये हो गया आपका मटेरियल ऑर्डर।
उसके बाद सिमिलरली कीपिंग ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस। तो हर बंदे को एक पर्टिकुलर जगह देनी चाहिए। भाई मैनेजर को कैबिन दे रखा है तो मैनेजर हमेशा कैबिन में ही पाएगा, वो इधर उधर टहलता हुआ पाया नहीं जाएगा। कोई काम से जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज फिर आपको अगर उसे ढूंढना है तो वो वहीं पाएगा। सपोज अगर किसी सामान का कोई प्लेस नहीं होता, किसी बंदे की कोई फिक्स जगह नहीं होती, कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठकर काम कर लेता, तो क्या होता? तो आप कभी भी उस बंदे को, उस सामान को ढूंढ नहीं पाते। आप लाइब्रेरी गए हो, लाइब्रेरी में अकाउंट्स के शेल्फ में अकाउंट्स की बुक्स रखी है, तो आपको पता है कि यहीं मिलेगी और किसी शेल्फ में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई शेल्फ होता ही नहीं फिक्स्ड अकाउंट्स की बुक के लिए, तो आपको अकाउंट्स की बुक के लिए पूरी लाइब्रेरी छाननी पड़ती। यही है इसका मतलब। तो लिखता है एवरीथिंग, एवरीवन शुड बी इन इट्स और हर प्लेस। हो गया क्लियर? फायदे क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा होगा, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा होगा, नो लॉस ऑफ टाइम, किसी भी सामान को ढूंढने में, ट्रेस करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। वॉलेटिंग इफेक्ट की बात करें तो मिसयूज ऑफ रिसोर्स, हाइट ऑफ डिसऑर्डर। हर बंदे को कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करना पसंद नहीं है, बार बार सामान को अपनी जगह पर रख कर आना पसंद नहीं है। रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है, बार बार आप सामान लेकर आ रहे हो, रख कर आ रहे हो, लेकर आ रहे हो, रख कर आ रहे हो। ये सारी समस्याएं आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर मेरी बात? इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, जिसका नाम है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट। तो लिखता है द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट एज फेयरली एज पॉसिबल सो एज टू डेवलप द फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर देयर वर्क। तो हर बंदे को, हर मैनेजर को, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए। उनके कास्ट, उनके रिलीजन के ऊपर कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, जेंडर के बेसिस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल है भाई। एक मैनेजर के माइंड में है कि अगर सपोज मेल जो है वो ज़्यादा काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और वो किसी प्रमोशन देने के क्राइटेरिया में मेल को इसी बात पर प्रमोशन दे देता है, तो ये बिल्कुल गलत है। For example, labor complete 10 units of goods in a day. Other labor who has happened to be relative of the superior completes 8 units, but both get equal remuneration. This violates the principle of equity. The second labor should get less remuneration than the first one. भाई पहले वाले ने 10 यूनिट बनाई है तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए थी, दूसरे वाले ने कम यूनिट बनाई है तो उसे कम सैलरी मिलनी चाहिए थी। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो लॉयल्टी और डिवोशन बना रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अनस्किल्ड एम्प्लॉय मोटिवेट करेंगे अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। वॉलेटिंग इफेक्ट का मतलब है स्किल्ड लेबर कॉन्फिडेंस लूज़ करेगी। भाई मुझे भी से 10 पीस बनाने के बाद 10,000 रुपये मिल रहे हैं और उसको भी 8 पीस बनाने के बाद 10,000 मिल रहे हैं, तो अगली बार मैं क्यों मेहनत करूं, मैं भी 8 ही पीस बनाऊंगा। डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ स्किल्ड वर्कर, यहाँ पर स्किल्ड वर्कर काम करना छोड़ देते हैं। इंक्रीज इन केयरलेसनेस, अनस्किल्ड वर्कर को पता है तनख्वाह मिलनी है, काम करूँ या काम ना करूँ, तो ऐसे में वो काम करते ही नहीं। हो गया क्लियर? फ्यूल कहता है कि ही डज नॉट रूल आउट द यूज़ ऑफ फोर्स समटाइम्स। तो वो कहता है कि मुझे कई बार फोर्स यूज़ करनी पड़े तो ठीक है, मान लिया कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। रादर ही सेज लेजी पर्सनल शुड बी डील विद स्टर्नली सो एज टू सेंड मैसेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ मैनेजमेंट। तो अब आपको यहाँ पर मारपीट नहीं करनी है, आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि सब मैनेजमेंट की नज़रों में बराबर है। देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेल एंड फीमेल, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनलिटी एक्सेट्रा, और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब होता है आपका वर्कर। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब है आपका वर्कर जो आपकी कंपनी में लंबे समय से या आपने अभी ज्वाइन कराया है वो लंबे समय तक आपकी कंपनी में रुका रहे, यही आपकी कोशिश रहती है। According to this principle, there should be stability of tenure of employee so that the work continue efficiently. तो एक बंदा जो आपने कंपनी में ज्वाइन कराया है, जिसको आपने नौकरी दी है, तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि लंबे समय तक वो आपके साथ जुड़ा रहे, क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और अगर वो जल्दी छोड़कर चला गया तो वो सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। Increase in confidence of employees, increase in reputation of a company, skilled workers are inclined towards companies less expense on training. अब बंदे जो हैं वो लंबे समय तक जुड़े रहेंगे तो कंपनी की रेपुटेशन बढ़िया, गुडविल अच्छी, स्किल्ड वर्कर्स आपको फ़ायदा देते रहेंगे, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको ट्रेनिंग पर भी ज़्यादा पैसा खर्च करना
नहीं पड़ेगा। वॉयलेटिंग इफेक्ट की बात करें तो डिसबिलीफ इन एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें डिसबिलीफ होने लगेगा, अरे यार ये कंपनी के अंदर 10-10 15-15 साल से बंदे लगे हुए हैं, छोड़कर ही नहीं जाते, कंपनी कुछ काम सिखा भी रही है नहीं दे रही है, सुस्त कंपनी है, कैसी है। डिक्लाइन इन द रेपुटेशन, कई बार रेपुटेशन कम भी हो जाती है। गुड वर्कर्स हमेशा इंसेंटिव्स मांगेंगे, वो आपकी कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। जो सुस्त बंदे हैं जिनको कहीं काम नहीं मिल रहा वो आपकी कंपनी में लगे रहेंगे। हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, अब आपके पास जो सुस्त बंदे हैं वही रह गए तो उनको आपको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बार बार काम सिखाना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो फ्योल लिखता है एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, पर्सोनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंट आफ्टर ड्यू एंड रिग्रेस प्रोसीजर। तो वो कहता है कि बंदे को लगाओ तो ज़रूर, लेकिन दुनिया भर के टेस्ट लेने के बाद ही आप उसे लगाएं। इनिशिएटिव का मतलब है मौका देना, एक एम्प्लॉय को बढ़ावा देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए ताकि वो आगे आए, अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करें। एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। तो एम्प्लॉयज़ को मौका देना चाहिए ताकि वो आगे आए, वो आपके साथ मिलकर प्लान बनाए और प्लान बनाकर कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करे। हो गया क्लियर? पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो इंक्रीज इन थिंकिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग पावर को इंप्रूव करता है। कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का भाईचारा इंप्रूव करता है। इंक्रीज इन सेंस अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, सेंस इंप्रूव करता है। डिक्लाइन इन थिंकिंग पावर, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी थिंकिंग पावर को कम करता है। एटमॉस्फियर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, भाईचारा खत्म हो जाता है, भाई मैंने आइडिया दिया, मेरा माना नहीं और मेरे दोस्त का आइडिया मान लिया जबकि मेरा आइडिया उससे बेटर था, तो नॉन कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉय की अटैचमेंट भी कम होती जाती है, क्यों, ज़रूरत से ज़्यादा आइडियाज़ देंगे, उसको मानेंगे नहीं, तो वो क्या होगा, भाई तूने मेरी बात सुननी ही नहीं है, तो फिर इस इनिशिएटिव प्रिंसिपल का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्लियर हो गया? इसके बाद व्हाट अ कंपनी शुड डू, company should maintain a employee suggestion system whereby initiative and suggestion which result in substantial cost time reduction should be rewarded। तो आपको एक ऐसा इनिशिएटिव सिस्टम बनाना चाहिए जहां पर एम्प्लॉय खुलकर अपनी बात रख सके, अगर उसकी बातें अच्छी होंगी तो उसे रिवॉर्ड दो, अच्छी नहीं है तो उसे सलाह दो कि भाई आपकी यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी इसलिए हम आपके जो आइडियाज़ हैं उसको इनकलकेट या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है मिलजुल कर काम करना, कोऑर्डिनेशन से काम करना, भाईचारे से काम करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज़। तो मैनेजमेंट जो है वो टीम स्पिरिट को डेवलप करती है, हार्मनी को डेवलप करती है, यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन। क्लियर हो गया मेरी बात? तो हमेशा वो कहता है कि आपको मिलजुल कर काम करना चाहिए, आपको आई की जगह वी से कन्वर्ट या चेंज कर देना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इस काम को मैं करूँगा, इस काम को हम करेंगे, यही बात आपको वो यहाँ पर कह रहा है। इसी को हम टीम स्पिरिट डेवलप करना कहते हैं। तो मोटिवेशन टू वर्क विद अ टीम, इजी टू अचीव ऑब्जेक्ट, स्वीट रिलेशनशिप, भाईचारा बना रहेगा। यहाँ से टीम स्पिरिट कम होती जाती है। वो कहता है कि कहने की बातें 2 या 4 बंदे तो फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन बाकी सारे अपना ही काम कर रहे होते हैं। डिफ़िकल्टी इन अचीव ऑब्जेक्टिव, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अचीव करने में काफ़ी दिक्कत आती है और इसी की वजह से आपके यहाँ पर रिलेशनशिप कैसी हो जाती है, बिटर हो जाती है, खट्टी हो जाती है। तो लिखता है क्लासिफाइंग इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल पॉइंटेड आउट सिंस मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग नथिंग कैन बी सेड इन सेंस ऑफ फाइनलिटी। तो वो कहता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ह्यूमन बीइंग का नेचर कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और जब नेचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो आप कोई भी आंसर फाइनली प्रोवोक नहीं कर सकते। What principles to do at what time, in what situation, to what degree, it all depends upon experience, efficiency, decision making power of management। प्रिंसिपल को कैसे, किस जगह पर, किस समय पर कितना अप्लाई करना है, ये एक मैनेजर की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। मैनेजर इफेक्टिव होगा तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और मैनेजर इफेक्टिव नहीं होगा तो रिजल्ट भी वेरी कर सकते हैं। अभी आपका डिफरेंस हम नहीं करेंगे, डिफरेंस करवाऊंगा मैं आपको टेलर को कंप्लीट करने के बाद। ओके।
इसके बाद एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको दी थी एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, जबकि हेनरी फ्योल ने जर्नल गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करी थी मैनेजमेंट के रूप में। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि अगर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो करनी है तो इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना, अदरवाइज इसे फॉलो मत करना। तो इनकी टेक्निक्स जो है अप्लाई करने में थोड़ी सी कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू हेनरी फ्योल। तो थोड़ा सा हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में जानते हैं। वही मार्च 20, 1856 को इनकी डेट ऑफ बर्थ, और ये जो इनकी डेथ डेट है वो है आपकी मार्च 21, 1915। प्रोफेशन की बात करें तो ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनके पास डिग्री थी मैकेनिकल इंजीनियर की स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1883 में। उसके बाद इन्होंने पोजीशन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट की, उसके बाद मिडवेल स्टील कंपनीज में एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, फिर बेथम आयरन कंपनी के अंदर इन्होंने काम किया, उसके बाद प्रोफेसर एट ट्रक बिजनेस स्कूल, तो उसके बाद प्रेसिडेंट एट अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑन फ्रॉम 1906 टू 1907। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स इनके पास हैं। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सीरीज ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन अमेरिकन मैगजीन्स। ओके, तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट विच थिंक्स दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट मस्ट बी पॉसिबल टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे टू डूइंग इट। तो सबसे पहले कहता है कि हर चीज के ऊपर नजर रखने का एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, हर चीज के स्टडी करने का, हर चीज को एनालाइज करने का एक साइंटिफिक तरीका जरूरी है। बिना साइंस के आप कोई भी चीज यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर चीज़ों पर बहुत अच्छे से नज़र रखते हो, बहुत बारीकी से नज़र रखते हो, और हमेशा आपकी एक ही कोशिश रहती है बेस्ट से बेस्ट मेथड, सस्ते से सस्ता मेथड ढूंढने की। तो वन बेस्ट वे टू डूइंग इट। तो लिटरली द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग वर्क इन ए साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक तरीके से काम को करते रहना, बार बार रिसर्च करते रहना, हमेशा किसी एक मेथड पर चिपक कर नहीं रह जाना। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे सपोज आईफोन 15 लॉन्च हो गया तो कंपनी लॉन्च के बाद ही आईफोन 16 की तैयारी करना शुरू कर देती है, वो किसी एक मॉडल पर चिपक कर नहीं रहती। तो साइंस भी बिल्कुल ऐसे ही कहता है कि कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन होते रहना चाहिए। अगर आज आपने कोई एक बेस्ट मेथड ढूंढ भी लिया तो आपको उसको चिपक कर नहीं रहना, उससे भी बेस्ट मेथड ढूंढने की कोशिश करते रहना है। क्लियर मेरी बात? अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो इन अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैक्ट्रीज वर मैनेजिंग बाय रूल ऑफ थंब। द प्रिंसिपल एनेबल द मैनेजर टू हैंडल द सिचुएशन they arouse but suffer from limitation of trial and approach error। ट्रायल एंड अप्रोच एरर का मतलब होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, करके देख लो, अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक। इसे हम कहते हैं बेसिकली तुक्का मार अप्रोच। तुक्का मार के देख लो, अगर आपको आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जय श्री राम। तो यहाँ पर वो लिखता है टू रिमूव द लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच दिस वॉज नीड टू फॉलो एन अप्रोच which was based on a scientific defining of the problem, developing alternative solution, anticipate consequences। तो वो कहता है कि इसने साइंस का रास्ता चुना, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उसके काम करने के अलग अलग तरीके ढूंढे, उसके प्रभाव, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके इम्पैक्ट ढूंढे, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करी, और फिर मेजरिंग द प्रोग्रेस को भी मेजर करने की कोशिश करी। तो लिखता है एफर्ट्स मेड बाय टेलर, he broke up a human activity into small parts, find out how it would be done effectively। तो इन्होंने भी एक ह्यूमन एक्टिविटी को, एक काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, और फिर इन्होंने कोशिश करी कि हर काम की, हर चीज़ की इफेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, उसे इफेक्टिवली कैसे किया जाए, टाइम कम लगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, यही सारी चीज़ें इनकी कोशिश थी। It implies conducting business activities according to standardized tools, method, trained personnel in order to increase the output। हर चीज पर नजर रखने के लिए, हर काम को बेहतर करने के लिए इन्होंने नई से नई टूल, नई से नई टेक्निक यूज करी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो सके, इंप्रूव इट्स क्वालिटी और रिड्यूस द कॉस्ट एंड वेस्टेज। तो टेलर्स ओन एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द बेथेलम स्टील कंपनी
was the place where Taylor himself worked and achieved threefold increase in productivity by application of साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो इन्होंने 3 गुना तक उस कंपनी की सेल, उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी थी, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए। तो इन्होंने कई सारे प्रिंसिपल्स दिए, मोस्टली 4 प्रिंसिपल आप यहाँ पर स्टडी करते हो। सबसे पहला प्रिंसिपल ही इन्होंने दिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। थंब रूल का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो वाला। भाई सपोज जब मैं अपने एजुकेशन लेवल पर था तब भी वो थंब फ्लो इलेक्ट्रिसिटी वाला वैसे ही चल रहा था। आज भी थंब रूल की तरह ही है, हिट एंड ट्रायल मेथड की तरीके से नहीं, आपको चीज़ें श्योर शॉर्ट करनी है, आपको किसी पुराने मेथड पर चिपक के नहीं रहना। तो लिखता है मैनेजमेंट मस्ट यूज साइंटिफिक रादर देन रूल ऑफ थंब अप्रोच, देयर में बी ओनली वन बेस्ट वे टू डू द वर्क टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। किसी भी काम को करने का एक ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, और एक अच्छा मैनेजर वही है जो उस तरीके को फाइंड आउट कर सके। अगर वो उस तरीके को फाइंड आउट नहीं करता तो समझ लो वो बिल्कुल भी अच्छा मैनेजर नहीं है। This method can be developed through scientific study and analysis of each element of a job should be substitute rule of thumb। तो ये हो ही तब सकता है जब आप किसी भी जॉब के, किसी भी काम के अलग अलग हिस्से को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करो, रिसर्च करो, साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करो तभी। दिस स्टैंडर्ड मेथड शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपको मेथड जो फॉलो करना है, ये किसी एक हिस्से में फॉलो नहीं करना, ये आपको पूरे के पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही फॉलो करना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब है शांति और डिस्कॉर्ड का मतलब है झगड़ा। तो टेलर कहते हैं कि कंपनी के अंदर हमेशा शांति बनी रहनी चाहिए, आपस में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाईचारा और मिलजुल कर ही सारे काम कर लेने चाहिए। तो टेलर का मानना है कि कंपनी में 2 तरह की यूनिट होती है, एक होती है आपकी ओनर, मालिक, और दूसरा होते हैं वहाँ के वर्कर। ओनर और वर्कर के बीच में झगड़ा चलता रहता है, किस बात को लेकर? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। अब इसका मतलब क्या है वो देखो। ओनर को लगता है कि वो वर्कर को 1000 रुपए दे रहा है, लेकिन वर्कर खाली बैठा रहता है। ये ओनर की सोच है। वर्कर को लगता है कि वो मुझे सिर्फ 1000 रुपए दे रहा है मालिक, और वो मेरे से काम करवा रहा है 10,000 रुपए का। तो अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो मालिक का काम अटक जाएगा। तो दोनों की सोच अलग अलग होने के कारण इनके बीच में झगड़ा होता रहता है। वर्कर कहता है सैलरी बढ़ाओ, मालिक कहता है काम ज़्यादा करो। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में हमेशा क्या बना रहता है? कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, झगड़ा बना रहता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि भैया शांति बनाए रखो, कभी भी झगड़ा आपस में मत करो। तो कैसे होगा ये सोट? वो कहता है कि हमेशा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर झगड़ा मत करो। इसका बेसिक मतलब क्या है वो समझो। यहां पर हमने 2 यूनिट की बात करी, ओनर और वर्कर। सपोज 1000 रुपए कमाए कंपनी ने, से आधे जो है वो मालिक के हैं और आधे जो है वो वर्कर के हैं। अब ये वर्कर कहेगा जी मुझे पैसे कम मिले, मैंने काम ज़्यादा किया था। मालिक कहेगा कि भाई तुमने काम कम किया इसलिए, और मुझे प्रॉफिट जो है वो कम मिल रहा है, मुझे तो और ज़्यादा मिलना चाहिए था, फिर भी मैं तुम्हें आधे प्रॉफिट को दे रहा हूँ। तो ये झगड़ा हो गया ना शुरू। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये प्रॉफिट अगर आप 2000 रुपए का कर देते, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देते, तो मालिक को भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता और वर्कर्स को भी। तो रादर देन फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यू आर ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द प्रॉफिट। यही इसका बेसिक एम है। The principal emphasis that there should be complete harmony between management and the workers. There should be mental revolution. ये टेक्निक भी आएगी on a part of both management and worker. Both management and worker should transform their thinking. दोनों को अपनी सोच को कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, सोच को कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। वर्क कल्चर रिक्वायर्ड।
मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद वर्कर एंड वर्कर शुड वर्क हार्ड विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर गुड ऑफ द कंपनी। तो हमेशा कंपनी को अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करते रहना चाहिए वर्कर्स के साथ, और ऐसे वर्कर्स को भी मन लगाकर दिल लगाकर काम करते रहना चाहिए ताकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमेशा बढ़ता रहे। Japanese work culture, it is a classic example of a situation in Japanese company. Patristic style of management is in practice. There is complete openness between the management and the worker. If all the worker go on strike, they wear a black badge but work more than normal working hours to gain the sympathy of the management। देखो यहाँ पर स्ट्राइक पर जाने का तरीका कितना बढ़िया है। उन्होंने काले पट्टे बांध लिए और वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो अपना एग्रेशन काम में दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होगा कि अगर स्ट्राइक पर जाना है तो फैक्ट्री को ताला लगाओ, बंद करो, काम खत्म। तो इससे कंपनी को भी नुकसान है, वर्कर्स को भी नुकसान है। तो काम भी करो और कंपनी को नुकसान भी ना हो। अगर आपको कोई बात कहनी है तो उसे ओपन होकर कहो। तीसरा प्रिंसिपल आ जाता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो कोऑपरेशन का मतलब है वही मिलजुल कर काम करना है। तो जो आपने फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ा था एस्पिरिट डी कोर्प्स, एस्पिरिट डी कोर्प्स, ये वही प्रिंसिपल है कि आपको मिलजुल कर काम करना है, अलग अलग यूनिट में काम नहीं करना, आई की जगह वी का यूज करना है। द प्रिंसिपल स्टेट दैट कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन। आपस में आपको कोई कंपटीशन नहीं करना, आपको यहाँ पर मिलजुल कर काम करना है। मैनेजमेंट शुड हैप्पीली एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉयज आर दे आर रिवार्डेड फॉर द सेम। तो अगर कोई एम्प्लॉय भी, एक छोटे से छोटा वर्कर जो आपके लेवल पर है, वो आपको कोई सजेशन देता है और उसकी सजेशन बहुत बढ़िया काम करती है, तो आपको उसको रिवॉर्ड देने से पीछे हटना नहीं चाहिए। वर्कर शुड डेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। तो वर्कर्स को भी स्ट्राइक वगैरह पर नहीं जाना चाहिए, स्ट्राइक की धमकियां नहीं देनी चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। टेलर के व्यू पॉइंट से देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर एंड द मैनेजमेंट। तो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में काम बराबर सा होना चाहिए, दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर बराबर बराबर देनी चाहिए। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर, हेल्पिंग, एनकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे फ्रॉम देम। तो बेसिकली आपको यहाँ पर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। Harmony, not discord, or cooperation, not individualism. As this principle, management and worker both should realize each one is important. तो दोनों को यहाँ पर एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। The management and worker should realize that they need each other. दोनों के बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता। हो गया क्लियर? Development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity. फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि हर वर्कर को अगर आप बेस्ट डेवलप कर दोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा बढ़िया आएगा। सपोज क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, मैं 50 के 50 बच्चों के 90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकता, तो फिर क्लास का रिजल्ट बेटर कैसे हो? अगर मैं हर बच्चे को इम्प्रूव करूं, जो 60% वाला बच्चा था वो 80 लेकर आ रहा है, जो 80 वाला बच्चा था वो 90 लेकर आ रहा है, और जो 90 वाला बच्चा था वो 95% लेकर आ रहा है, यही मेरी कोशिश है। तो हर वर्कर जो अपनी बेस्ट से बेस्ट एफिशिएंसी दे सकता है, उससे वो एफिशिएंसी निकलवाना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है और यही मेरा काम है। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? इसके बाद आपके पास आ जाता है दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज विच कुड बिल्ट इन राइट प्रोसेस फ्रॉम द एम्प्लॉय सिलेक्शन से लेके फाइनल होने तक हर चीज़ के अंदर मैं बेस्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। द वर्क असाइन टू एम्प्लॉय शूट देयर कैपेबिलिटीज़, तो उनके हिसाब से, उनकी ज़रूरत, उनकी कैपेबिलिटी, उनके काबिलियत के हिसाब से ही काम देना है। दे शुड गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, उनको काम सिखाना है, तभी उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंट एम्प्लॉयज प्रोड्यूस मोर अर्न मोर, काम ज़्यादा करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। दिस विल एंश्योर द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी ऑन प्रोस्पेरिटी बोथ फॉर द कंपनी एंड द वर्कर्स। तो दोनों के लिए ही फायदेमंद है, कंपनी के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। क्लियर? इसके बाद आपके पास आ जाती है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स थे कैसे काम करना है। टेक्निक मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी काम को करने का। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओनली ब्रिंग्स आउट बेसिक फिलोसफी, इन्होंने बेसिक आइडियोलॉजी बताई बिहाइंड द थ्योरी। द क्वेश्चन नाउ अराइज
हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल टेक्निकली। अभी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करूं, ये सारी की सारी चीज़ें किससे पता लगने वाली हैं, टेक्निक से। सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। इट रेफर्स टू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इस टेक्निक का काम ही स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करना है। यहां पर हर छोटे से छोटे काम के लिए आप क्या लगा देते हो, एक स्पेशलिस्ट लगा देते हो। सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये टेक्निक कहती है कि आपको माइंड वर्क अलग करना है और फिजिकल वर्क अलग करना है। यानी जो लोग दिमाग चलाएंगे वो मेहनत नहीं करेंगे, और जो मेहनत यानी फिजिकल मेहनत करेंगे वो माइंड नहीं चलाएंगे। इसका मतलब मैनेजर जो है वो माइंड चलाएगा और मजदूर जो है वो वर्क करेगा। तो इसीलिए प्लानिंग ऑफिसर यहाँ पर प्लान करने वाले अलग है और प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर प्लानिंग में 4 बंदे हमने डाल दिए, उसके बाद ऐसी प्रोडक्शन में हमने 4 बंदे डाल दिए, और ये चारों और 4 मिलकर 8 बंदे किसको गाइड करने वाले हैं, एक वर्कर को। बेसिकली देखो नाम से ही पता लग जाएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। रूट कलर का आपको रास्ता बताने वाला है, सामान कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। टाइम एंड कॉस्ट कलर किसी काम को कंप्लीट करने में कितना खर्चा आना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए। डिसिप्लिन आपको क्वालिटी के बारे में जानकारी देगा। हो गया ओके। ऐसी स्पीड बोस्ट, प्रोडक्शन की स्पीड क्या होनी चाहिए। गैंग बोस, किस काम को करने के लिए कितनी मैन कितनी मशीनें चाहिए। रिपेयर बोस, रिपेयर करवा कर रखेगा, मशीन्स को रेडी रखेगा। और इंस्पेक्टर आपका चेक करने वाला है कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हो। तो देखो लिखता क्या है, F.W. Taylor propounded the functional foremanship. This form of organization is totally based on the principle of specialization and makes full utilization of various experts. हर काम के लिए, हर छोटी सी यूनिट के लिए एक एक्सपर्ट लगा देंगे। In functional organization, work is divided into small part assigned to the expert. In this manner, all benefit of specialization are availed. तो लिखता है टेलर एज सजेस्टेड डिवीजन ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इनटू 2 डिपार्टमेंट, एक है प्लानिंग वाला और एक है प्रोडक्शन वाला। डेजिग्नेशन, प्लानिंग इंचार्ज होता है प्लानिंग में और प्रोडक्शन में प्रोडक्शन इंचार्ज। इसके नीचे 4 स्पेशलिस्ट है, 4 डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फंक्शंस क्या है, ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन, रूट बताएगा, टाइम बताएगा, डिसिप्लिन इंश्योर करेगा कि सारे का सारा काम जो है वो बढ़िया तरीके से हो, जैसा सोचा था वही क्वालिटी मेंटेन रहे। टाइम होगा, उसके बाद मशीन्स टूल्स को रेडी रखेगा, वर्किंग कंडीशंस को लाएगा और चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क। जो सामान वगैरह बना है उसकी क्वालिटी कैसी है वो भी चेक करने वाला है। तो यहाँ पर टेक्निकल मास्टरी होनी चाहिए, यहाँ पर एनर्जी और गुड हेल्थ होना चाहिए। क्लियर हो गया मेरी बात। इसके बाद 4 बंदे हैं, ये 4 आपके पास देखो काम बता रहा है। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर टू ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस बना कर देगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। रूट कलर का आपको बताने वाला है रूट ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन कहाँ जाओगी, और उसके बाद सेल वगैरह कैसे होगी। टाइम एंड कॉस्ट कलर प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, किसी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ये सब बताएगा। डिसिप्लिनर एंश्योर द डिसिप्लिन रहेगा, सारे बंदे अपने तरीके से बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ये एंश्योर करने वाला है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसके बाद आपके पास आ जाता है ये आ जाता है आपके पास स्पेशलाइजेशन ऑफ या स्पेशलिस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके बाद स्पीड बोस,
जॉब टाइम पर हो, टाइम पर ही चीज़ें कंप्लीट हो, ये इंश्योर करता है। गैंग बॉस किसी बंदे को, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अगर सपोज झगड़ा हो गया तो गैंग लेकर पहुंचता है, तो गैंग लीडर का काम क्या होता है, अगर सामने वाली पार्टी के पास 20 बंदे हैं तो आप 25 लेकर जाए। तो गैंग बॉस भी बिल्कुल ऐसा ही है, किसी भी काम को करने के लिए कितनी मशीन, कितने टूल, कितने बंदे चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, ये सब चीज़ें इंश्योर करता है। रिपेयर बॉस का काम क्या है, रिपेयर बॉस का काम है चीज़ों को रिपेयर कराना, चीज़ों को रेडी रखना, टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स। इसके बाद इंस्पेक्टर जो है टू चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क, जो भी सामान बना है उसकी क्वालिटी को एंश्योर करता है। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर 8 बंदे मिलकर एक वर्कर को गाइड कर रहे हैं, तो ये फ्यूल का एक प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं यार, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है वो फ्यूल का एक प्रिंसिपल जो है वो उसको वायलेट करता है, और दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड वाले प्रिंसिपल को क्या कर देता है, वायलेट कर देता है। ओके इसके बाद आपके पास दूसरी टेक्निक्स आ जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको एक मोबाइल का एग्जांपल लेता हूं। सपोज मोबाइल का कोई भी एक मॉडल मैं ले लेता हूं, XYZ कोई सा भी एक मॉडल ले लेता हूं, उसे इंडिया के किसी भी कोने में अलग अलग स्टेट्स में खरीदूं, अगर मैं वही मॉडल खरीदूंगा सेम स्पेसिफिकेशन मिलेगी, सेम साइज मिलेगा, सेम क्वालिटी मिलेगी, हर चीज़ सेम मिलेगी अगर मैं किसी ब्रांडेड कंपनी का वो सामान खरीद रहा हूं तो लिखता है इट रेफर्स टू सेटिंग द स्टैंडर्ड्स for all business activities like standardization of process, raw material, time, product, machinery, methods, working condition, etc. These standards are the benchmark which has been adhered to the production. और ये जो बेंचमार्क है ये कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन के अंदर भी होने चाहिए, बिकॉज अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी, सपोज बैटरी का साइज अगर सेम नहीं रहा, अगर सपोज फ़ोन की लेंथ सेम नहीं रही तो डब्बे में नहीं आएगा, उसके बाद पैक नहीं होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स, तो फ़ायदा क्या है कि मुझे फालतू चीज़ें प्रोड्यूस ना करनी पड़े, अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चर ना करनी पड़े। टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड प्रोडक्ट, अगर किसी एक प्रोडक्ट के लिए मैंने वो पार्ट बनाया है तो वो हर किसी प्रोडक्ट में लग सके, अलग अलग से प्रोडक्ट्स में भी वो यूज़ हो सके। टू एस्टेब्लिश अ स्टैंडर्ड एक्सीलेंस ऑफ क्वालिटी इन मटेरियल, और मैं कहीं ना कहीं क्वालिटी चेक कर सकूँ, स्टैंडर्ड मटेरियल को समझ सकूँ कि इसकी बेटर क्वालिटी क्या है। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मैन एंड मशीन, और काम के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी, एक टाइम पे कितने सामान बनना चाहिए, हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकूं, यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको अननेसेसरी वैरायटीज़ हटा देनी चाहिए। इसका मुझे एक बेस्ट एग्जांपल क्या लगता है आप वो समझो। एक आइसक्रीम पार्लर था, एक आइसक्रीम पार्लर वाले ने 50 वैरायटी ऑफ आइसक्रीम रखी,
लेकिन उसमें से बिकती सिर्फ 15 ही आइसक्रीम थी, बाकी 35 इक्का दुक्का लोग ले रहे थे, ऐसा नहीं था नहीं ले रहे थे, लेकिन 15 उसकी हॉट शॉट आइसक्रीम थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको 50 में से 35 आइसक्रीम्स जो नहीं चल रही थी या जो कम चल रही थी उसे बंद कर देना चाहिए। इससे उसके कई सारे फायदे होने वाले थे। एक, रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं लगेगा, कॉस्ट कम आएगी, मेहनत कम लगेगी, उसे आइसक्रीम बनाने वाले लोग कम रखने पड़ेंगे, वेस्टेज कम होगी। तो कई सारे फायदे थे सिंप्लीफिकेशन के। तो लिखता है इट रेफर्स टू द टेक्निक विच इज यूज टू पुट एन एंड सुपरफ्लुअस वैरायटीज, साइजेस, वेट एंड डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट। सिर्फ हवाई बाजियों के लिए, आपको ज़रूरत से ज़्यादा वैरायटीज़ दिखाने के लिए आपको काम नहीं करना, आपको अपनी कॉस्ट के लिए काम करना है। तो देखो, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 की जगह वो बनाना शुरू कर देती है 0, 0.5, 1, 1.25, ऐसे अलग अलग साइज बनाना शुरू कर देती है। अब वो 1 नंबर का जूता, 2 नंबर का जूता बनाने की जगह 1.1, 1. ऐसे 10 जूते बनाने पड़ेंगे, और हर दुकानदार को भी अलग अलग रखना पड़ेगा, आपको भी कॉस्ट रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। देयर इज नो जस्टिफिकेशन इन द डिफरेंस ऑफ सच साइजेस। इन सच सिचुएशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन शुड बी इंस्टॉल्ड, मोर स्टॉक विल बी मेंटेन, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू यूज ओनली प्रॉपर साइज। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज द आंसर। हो गया क्लियर मेरी बात? इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, लेबर का बचाना, मशीनें टूल्स बचाना और फुलर यूटिलाइजेशन यूज करना। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के बीच में फ़र्क क्या है, तो सिंप्लीफिकेशन एलिमिनेट करता है फालतू की चीज़ों को और डायमेंशंस को, और उसके बाद लिखता है वाइल स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्लाइज डिवाइजिंग न्यू वेराइटीज इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग वन। तो स्टैंडर्डाइज करने की बात को करता है कि आपने एक बार कोई चीज़ डेवलप करी है तो उसे स्टैंडर्डाइज कर दो, हर जगह पर वही चीज़ काम आए, आपको अलग अलग मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरी टेक्निक आपके पास आ जाती है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो जब भी आपको ये मेथड वर्ड दिखाई दे पूरी की पूरी बुक में, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड सर्च कर रहे हैं। टू कंडक्ट दिस स्टडी, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथड स्टडी क्या है, टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। किसी भी काम को करने का बेहतरीन तरीका डेवलप करना, यही है आपकी मैथड स्टडी। बेहतरीन तरीका क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे, क्वालिटी को बेहतरीन करे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाए, यही आपका बेहतरीन तरीका हो सकता है। मोशन स्टडी की बात करें तो यहाँ पर मोशन से याद रखना है अननेसेसरी मूवमेंट्स। अननेसेसरी मूवमेंट्स को आपको रिमूव करना है। यहाँ पर मूवमेंट का मतलब क्या है, सामान को उठाना, सामान को रखना, ये सब मोशंस हैं, मूवमेंट है। तो देखो लिखता है इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग द ऑब्जेक्ट्स, बैठना, चेंजिंग पोजीशन विच आर अंडरटेकन while doing a typical job। इसको आप ऐसे समझो कि भाई मेरा जो स्टडी रूम या जहाँ पर मैं किताबें रखता हूँ वो जो है वो दूसरे कमरे में है और मेरा स्टडी रूम दूसरे कमरे में। तो जब भी मुझे किताब निकालनी होती है तो पहले चेयर से उठना पड़ता है, फिर उस रूम में जाना पड़ता है, बुक निकालनी पड़ती है, फिर चेयर पर वापस आना पड़ता है और फिर बैठना पड़ता है। ये सब क्या है, ये मोशन है। अब इसके लिए मुझे अगर ये मोशंस फालतू के कम करने हैं तो क्या कर देना चाहिए, वो जो स्टडी रूम में या जो मेरे रूम के अंदर जो रैक रखा है उसे उठा कर लाऊं और सीधा अपनी टेबल के पड़ोस में ही लगा दूं। तो अब क्या होगा, अब मैं बैठे बैठे किताब निकाल सकता हूं। ये जो अननेसेसरी मोशन था आने जाने का, ये बच गया और मेरी एफिशिएंसी क्या हो गई, इंप्रूव। तो लिखता है टेलर यूज स्टॉप वॉच एंड वेरियस सिंबल एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई द मोशंस। जो प्रोडक्टिव है, जो इंसिडेंटल है और जो अनप्रोडक्टिव है। यानी कि जो अनप्रोडक्टिव है अगर मैं उसे रिमूव कर दूंगा तो टाइम कम से कम लगेगा और मेरी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट सो इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद आपके पास आ जाती है एक और टेक्निक जिसका नाम है टाइम स्टडी। नाम से ही पता लग रहा है कि आप हर एक काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम सेट करने वाले हो, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वेल डिफाइंड जॉब।
The standard time is fixed for whole of the task by taking several readings. Time measure device are used for such element of task. तो time measuring devices को मैं कहीं ना कहीं यूज कर लेता हूँ. Objective of time study. Time study का objective क्या है? टू गेट एस्टिमेटेड फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट. भाई इतना टाइम लेबर काम करेगी इस सामान को बनाने में तो खर्चा कितना आएगा. टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड. किसी भी काम को करने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टू फ्रेम द सुटेबल इंसेंटिव स्कीम. आपको किस बंदे को कितना इंसेंटिव देना है ये भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं. क्लियर. फटीग स्टडी का मतलब है थकान. आप इसको ना दो चीजों से समझो. एक मैनेजर को ब्रेक देना है और एक जैसे वो घर बनाने वाले मजदूर होते हैं, जो लेबर होती है, उनको ब्रेक देना है. मैनेजर जो है वो माइंड का वर्क ज़्यादा करता है, वो फिजिकल वर्क नहीं करता. लेकिन जो लेबर है वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करती है, वो माइंड का वर्क नहीं करती. क्या दोनों को एक जैसा ही ब्रेक देना चाहिए? दोनों के थकान होने में, दोनों के स्ट्रेस होने में अलग अलग चीज़ें काम करती. तो इसलिए ब्रेक भी दोनों का अलग अलग होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेक अगर मैं उसको दूंगा तो वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा तो वो अपनी एनर्जी को रीगेन करेगा, और रीगेन करेगा तो वो दोबारा से उसी रफ्तार से काम कर पाएगा. तो यहां पर फटीग स्टडी क्या कहती है कि आपको सामने वाले को कितनी देर का रेस्ट देना है, कितने फ्रीक्वेंसी यानी कितनी देरी के बाद रेस्ट देना है फॉर कंप्लीटिंग द टास्क. द रेस्ट इंटरवल्स हेल्प वन टू रिगेन स्टेमिना. जैसे ही आप उसको रेस्ट दोगे तो उसका स्टेमिना रिगेन करेगा और वो फिर से वही कैपेसिटी के साथ काम कर पाएगा. इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है ताकि वर्कर की जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है ना, वो एकदम बनी रहे. क्लियर है मेरी बात. इसके बाद कॉजेज ऑफ फटीग. वो पूछ रहा है थकान के कारण क्या हो सकते हैं. भाई लंबे समय तक काम करना, पुअर वर्किंग कंडीशन, गर्मी लगे जा रही है, आप काम करे जा रहे हो, अनसुटेबल वर्क, आपको समझ नहीं आ रहा फिर भी काम कर रहे हो, अनकोर्डियल रिलेशन विद द बॉस, बॉस के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो इससे भी आपको थकान हो जाती है. मेंटल स्ट्रेस भी एक थकान का ही हिस्सा है. डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम का मतलब है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज अ टेक्निक विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर. भाई सिंपल लॉजिक है. सबसे पहले एक टारगेट फिक्स कर दो. मैंने कहा एक वर्कर दिन में अगर 20 पीस बनाएगा तो मैं उसे 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट करूंगा. अगर एक वर्कर 20 पीस बनाएगा तो मैं उसे 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट करूंगा, और अगर वो 20 से नीचे 19 पीस भी बनाएगा तो मैं उसे 90 रुपए के हिसाब से पेमेंट करूंगा. क्लियर मेरी बात. तो अब जब वो 20 पीस बनाएगा तो उसको 2000 रुपए मिलेंगे, और अगर वो 19 पीस, सिर्फ एक पीस कम बनाएगा तो उसे मिलेंगे 1710 रुपए. देखो 290 रुपए का गैप आ गया. और यही सबसे बड़ी समस्या है. वर्कर हमेशा यहां पर टारगेट हिट करने की कोशिश करेगा. तो यही लॉजिक है जो आपको यहां पर समझना है कि एफिशिएंट वर्कर घर पे ज्यादा तनख्वाह लेकर जाए, इनएफिशिएंट वर्कर घर पे कम तनख्वाह लेकर जाए. इनएफिशिएंट वर्कर को भी लगे अगर वो 20 पीस बनाएगा तो उसकी भी तनख्वाह ज्यादा होगी. तो लिखता है इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर एंड मोटिवेट्स द लेस एफिशिएंट वर्कर टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी. इन दिस प्लान देर आर 2 पीस रेट. 2 तरह के पीस रेट होंगे. वन फॉर दोज हु प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर. एक वो जो टारगेट हिट करेंगे, जो स्टैंडर्ड आउटपुट बनाएंगे, जो 20 पीस बनाएंगे या उससे ज्यादा बनाएंगे. और अगला वाला होगा जो कम प्रोड्यूस करेंगे, जो कम बनाएंगे. तो इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, रिवॉर्ड देना एफिशिएंट वर्कर को और लेस एफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करना. यही यहां पर इसका लॉजिक है. आप एग्जाम्पल कोई भी कोट कर सकते हो, इससे आपको तकलीफ नहीं आएगी. टेलर्स प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एफिशिएंसी. इट इज नथिंग बट द मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्स चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर. तो टेलर कहता है कि एफिशिएंसी के पीछे कारण क्या है. अगर काम करने का नजरिया बदल गया ना तो आप अपने आप ही एफिशिएंट हो. अब आप किताब लेके बैठे रहते हो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, और आप कहते हो यार एक टॉपर बच्चा 2-3 घंटे पढ़ता है और वो सारा कर लेता है. मैं 8 घंटे पढ़ता हूं लेकिन मैं नहीं कर पाता. सारी चीजें माइंड सेट में.
मेंटल रेवोल्यूशन एक ही बात कहती है, अगर आपने माइंड चेंज कर लिया ना तो 8 घंटे का काम 2 घंटे में भी कर सकते हो, और अगर माइंड चेंज नहीं किया ना, अगर माइंड या ऑब्जेक्टिव नहीं है तो 10 साल भी लगे रहोगे तब भी वो चीज आपको परफेक्शन नहीं देगी। बोथ शुड रियलाइज रिक्वायर वन अनदर, both should aim to increase the surplus, they would eliminate the need for any agitation। तो कहीं ना कहीं झगड़े नहीं करना, मिलकर काम करना है, एक दूसरे के साथ काम करना है, जब करना ही एक दूसरे के साथ है तो मिलजुल कर करें, वही ज़्यादा बेटर है। तो ये आपकी एक और टेक्निक है मेंटल रेवोल्यूशन वाली, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से स्टडी करना। अगर वो मेरे से पूछे कि कौन सी टेक्निक है जो माइंडसेट चेंज करने की बात करती है तो आंसर है मेंटल रेवोल्यूशन। अगर वो मेरे से पूछे कौन सा प्रिंसिपल है जो माइंडसेट चेंज करने की बात करता है तो वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये बात जरूर याद रखना, एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, ये एग्जाम में आता ही आता है। क्लियर मेरी बात? अब हमने फ्योल और टेलर दोनों के प्रिंसिपल्स कर लिए हैं, इसके बाद हम दोनों के बीच में यहां पर डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, और वो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम व्यू पॉइंट से। अब आपको दोनों की थॉट प्रोसेस जो है वो समझ में आ चुकी, दोनों की थॉट प्रोसेस जो है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, और जब क्लियर है तो अब हम चीज़ों को थोड़ा बेटर वे में स्टडी करेंगे। देखो, ये हो गया आपके पास फ्योल और टेलर का एक कंपैरिजन। फ्योल ने हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट को कैसे काम करना चाहिए ये सिखाया, टेलर ने हमेशा स्लो फ्लोर लेवल पर यानी कि प्लेटफॉर्म एरिया पर काम कैसे होना चाहिए वो बताया। बेसिकली मैनेजर्स को कैसे काम करना चाहिए ये बताया फ्योल ने, वर्कर्स को कैसे काम करना चाहिए ये बताया टेलर ने। यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ पर स्ट्रिक्टली अप्लाई किया गया। फ्योल ने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड आपको स्ट्रिक्टली करना ही करना है, लेकिन टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करा थ्रू इट्स प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। तो लिखता डिड नॉट फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप अ वर्कर रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम 8 स्पेशलिस्ट। फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक में एक वर्कर को 8 बंदे मिलकर गाइड कर रहे थे। एप्लीकेबल यूनिवर्सली है, हर जगह पर अप्लाई हो सकते हैं फ्योल के टेलर, ये स्पेशलाइज सिचुएशन में अप्लाई हो सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको अप्लाई कर सकती है, छोटी कंपनियां इसको अप्लाई नहीं कर सकती। इसका रीज़न भी है, छोटी कंपनियां एक वर्कर के ऊपर 8 स्पेशलिस्ट कभी रखेंगी ही नहीं। अब जिस कंपनी में वर्कर ही 20 या 30 है, उसमें मैं वर्कर से काम कराने के लिए क्या कभी 8 स्पेशलिस्ट रखूंगा? कभी नहीं रखूंगा। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों है। अगर हम फोकस की बात करें तो यहाँ पर मैं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, चीज़ों को संभालना कैसे है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, उस चीज़ को देखता हूँ, और यहाँ पर मैं हमेशा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। पर्सनैलिटी की बात करें तो प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिस करके देखो, इम्प्रूवमेंट होगी नहीं होगी सब यहाँ पर स्टडी करते हैं। ये साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिस्ट है, धीरे धीरे करके स्टॉप वॉच लगाकर, टाइम स्टडी कर कर, मोशन स्टडी कर कर, कैमरे लगाकर ये स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। एक्सप्रेशन की बात करें तो ये जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये कहीं ना कहीं आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट है। क्लियर मेरी बात? लेकिन दोनों में एक या दो खास बात है जो सिमिलैरिटीज़ भी बनती हैं। वो सिमिलैरिटीज़ क्या है? दोनों ने कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को प्रमोट करने की बात करी। ये आपकी बुक में नहीं है इसलिए मैं इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ, ये सिमिलैरिटीज़ लिखवा रहा हूँ, इसको भी नीचे लिख लेना। कभी कभी पूछ लेता है फ्योल और टेलर के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या। तो सबसे पहले दोनों ने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात करी, काम करने की क्षमता को इम्प्रूव करने की बात करी, और दोनों ने ही कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को, कोऑपरेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया। इन्होंने झगड़े की बात नहीं की, हर चीज़ को मिलजुल कर करने की सलाह दी। दोनों ने ही अपने प्रिंसिपल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। क्लियर मेरी बात? यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ शॉर्ट वीडियोस भी मैं आपकी इसमें डालूँगा ताकि आपको और ज़्यादा बेटर जानकारी मिल सके। थैंक यू।